ये लड़ाई इंडियन आर्मी ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएगी। पाकिस्तानियों ने एरिया को अपने कब्जे में ले लिया, गोलियां बरस रही, गोले बरस रहे हैं। वहां इतनी ठंड है, सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ किसी ने गर्म लोहा डाल दिया हो अंदर। हमारा सियाचिन दुश्मन के हाथों में जा सकता था। पर रहना, देखना और खड़े रहना बहुत मुश्किल है, वहां पे लड़ना, उसे गार्ड करना बहुत मुश्किल है। तो ये दुश्मन की चाल थी, एक्सिस ऑफ बेसिक एम बीइंग कि दुश्मन जो ऊंचाई पर बैठा है उससे हम अपनी जमीन को वापस लें। खुखरी लेकर आगे बढ़ रहा है। दे आर द गूज़बम्प मोमेंट्स। कारगिल की लड़ाई वॉज अबाउट गेटिंग आवर एक्सिस ऑफ मेंटेनेंस बैक। दुश्मन का जो प्लान था वो तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका मुकाबला किससे है। ये इंडियन आर्मी का सोल्जर है। यदि आप हीरो ऑफ कारगिल, सबसे शानदार चीज कारगिल की अगर बोले, इट वॉज फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्मी दैट वी यूज दिस गन। कोई भी काम लॉजिस्टिक्स के बिना इम्पॉसिबल है, लेकिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में लॉजिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। इंडियन आर्मी का जवान यूं हाथ करे और यहाँ उसको वो सामान मिले, ये काम लॉजिस्टिक्स करती है। ये एक्चुअली आप लोग अचीव कैसे करते हैं? बार बार हाथ जल रहे हैं, लेकिन ये जवान ऐसे हैं हिम्मती। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सारे ड्रोन अटैक्स हम पे हुए, हमने सबको डिफेंड कर लिया। दुनिया भौचक्का रह गई ये देखकर, सोए सिंहों को छेड़ा है देखो तो नादानी। यानी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस लास्ट मैन स्टैंडिंग तक हम देश की रक्षा करेंगे। जब कोई नहीं है, माने हम हैं। जय हिंद, जे के सुपर पॉडकास्ट की जनता, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और स्पेशल पॉडकास्ट के अंदर। ये पॉडकास्ट आज अपने आप में एक लॉजिस्टिक्स की मास्टर क्लास है। लॉजिस्टिक्स किसका? इंडियन डिफेंस फोर्सेस का, इंडियन आर्मी का। जो भी चीज़ इंडियन आर्मी के अंदर यूज़ होती है, चाहे वो गन्स हो, चाहे वो आपकी यूनिफॉर्म हो, चाहे वो आपका राशन हो, चाहे वो आपके बूट्स हो, चाहे आपका सियाचिन में आपके पास जो चीज़ें हैं, से लेके नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में आपके पास जो चीज़ें, हर एक चीज़ वॉर के अंदर या फिर जब वॉर नहीं हो रही है, आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है, ये सब काम है लॉजिस्टिक्स का। लॉजिस्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है, उसके अंदर अपने आप में ये पॉडकास्ट एक मास्टर क्लास है। आज हमारे साथ पहली फीमेल ऑफिसर कारगिल वॉर की कैप्टन याशिका त्यागी हैं। बहुत ही कमाल के ऑफिसर हैं, बहुत ही कमाल की ओरेटर हैं, बहुत ही कमाल की स्टोरी टेलर हैं, बहुत ही शौर्य है इनके अंदर, बहुत ही कमाल का काम इनका है। तो इस पॉडकास्ट की जर्नी पर चलिए। इंडियन आर्मी में लॉजिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस, इंडियन आर्मी की इंपॉर्टेंस आज समझेंगे थ्रू हर आइज। सो प्लीज वेलकम कैप्टन याशिका हतवाल त्यागी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह की सर्विस आपने इंडियन आर्म फोर्सेस के देश के अंदर की है। मैम, मैं पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहता हूँ, किस साल में आपने इंडियन आर्म फोर्सेस को छोड़ा? जय हिंद राजन। जय हिंद मैम। सबसे पहले तो आपको बहुत थैंक यू कि आपने मेरे को आपके शो में इनवाइट किया और जर्नी शेयर करने का मौका दिया। आई हंग माई बूट्स, ये एक फ्रेज हम यूज़ करते हैं फौजी जब फौज छोड़ते हैं। द ईयर वॉज 2001 में। हाँ, मैं 1994 में इंडियन आर्मी का हिस्सा बनी और वो लड़कियों के लिए एक बड़ा शुरुआती दौर था। 1992 में पहला बैच ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी आया और आप देखिए इतने सालों में लड़कियों की जो जर्नी रही है वो बहुत इंस्पिरेशनल रही। शुरुआत में लड़कियों की जो ट्रेनिंग थी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो चेन्नई में है, वो हमारा बहुत प्रीमियम मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी है जहां शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। 1992 में जब पहला बैच लड़कियों का आया तो आप देखिए सिर्फ 25 लड़कियां थीं। आप कौन से बैच में थे? मैं 4th बैच में थी। अच्छा। पहले लड़कियों की ट्रेनिंग सिर्फ 6 मंथ्स की होती थी, यानी लड़कों की ट्रेनिंग एक लंबे ड्यूरेशन की थी। हाँ। लड़कियों की ट्रेनिंग 6 महीने की थी। उनकी ट्रेनिंग कम होती थी मैम लड़कियों की? इंडियन आर्मी कभी भी आधा तैयार ऑफिसर नहीं निकालेगी। अच्छा। तो ट्रेनिंग तो पूरी होगी जी। जो पैरामीटर्स, जो सब्जेक्ट्स, जिस तरीके की ट्रेनिंग चाहिए,
बहुत ही एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग होती है, लेकिन लड़कियों के लिए शुरुआत में ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने की थी। यानी उस पूरे ट्रेनिंग शेड्यूल को 6 महीने में लाया गया। जो काम लड़के 9 महीने में ट्रेनिंग करके करते थे वो लड़कियां 6 महीने में कर रही थी। 6 महीने में कर रही एग्जैक्टली सेम काम। यस। इसमें एक फ़र्क और भी था जी। लड़कियों की जर्नी में, एक फ़र्क और भी था। थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देती हूँ कि इंडियन आर्मी में 2 तरीके के कमीशन होते हैं ऑफिसर्स के। वन इज़ परमानेंट कमीशन, वन इज़ शॉर्ट सर्विस कमीशन। जी। परमानेंट कमीशन आप ऐसे मानिए कि नेशनल डिफेंस अकेडमी से जो पास आउट होते हैं 3 साल की ट्रेनिंग करके, और यहाँ अगेन नेशनल डिफेंस अकेडमी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग अकेडमीज इन द होल वर्ल्ड, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के ऑफिसर्स को शुरुआती दिनों में एक साथ ट्रेनिंग देते हैं। 3 साल की ट्रेनिंग सब एक साथ करते हैं, और उसके बाद अपनी अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की अपनी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए अपनी अपनी अकेडमीज में जाते हैं। तो जो ऑफिसर या जो कैडेट एनडीए से पास आउट होता है आर्मी का, वो आता है इंडियन मिलिट्री अकेडमी में। यहाँ 1 साल की ट्रेनिंग होती है और फिर वो ऑफिसर बनते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट कमीशन कहा जाता है उसको, जो डायरेक्ट कमीशन वाले होते हैं उनकी ट्रेनिंग 1.5 साल की होती है। लेकिन इंडियन मिलिट्री अकेडमी से निकलने के बाद परमानेंट कमीशन मिलता है। तो कैसे पता चलेगा कि परमानेंट कमीशन है? नहीं बताऊँ। ओके, ये तो आपको पता है कि हर फौजी का एक नंबर होता है ना? हम सबका एक नंबर है, नंबर से जाना जाता है। नंबर से जाने जाते हैं। यानी अगर आपके नाम की स्पेलिंग गलत भी हो गई और आपका नंबर सही है, तो आपका नंबर जो है वो आपकी पहचान है। तो जो परमानेंट कमीशन होते हैं उनके नाम के आगे लिखा, नंबर के आगे लिखा जाता है आईसी और फिर नंबर। आईसी माने इंडिया कमीशन। इंडिया कमीशन। वाओ। ओह, इट्स इंडिया कमीशन। हाँ। इट इज अ कमीशन गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ। माने यू आर क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कमीशन। तो ये अपने में बहुत ही ग्लोरियस है, बहुत ग्लोरियस। और जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से पास आउट होकर निकलते हैं वो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स होते हैं। शुरुआती दिनों में 5 साल की नौकरी होती थी, उसके बाद बढ़ाकर उसे 10 इयर्स कर दिया गया। शॉर्ट सर्विस कमीशन माने 5 साल के बाद अगर आपकी इच्छा आगे कंटिन्यू करने की नहीं है तो आप 5 साल के बाद रिलीज ले सकते हैं। यदि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको कई पैरामीटर्स पे परखा जाता है। यदि आप उसमें क्लियर करते हैं देन यू आर गिवन इंडिया कमीशन। इंडिया कमीशन, और नहीं तो आप जो है वो कंटिन्यू अगर आप पैरामीटर्स पे क्लियर नहीं हुए तो आप वहां से अच्छा आउट भी कर दिए जाते हैं। तो आर्मी बहुत स्ट्रिक्ट है अपने मापदंडों को लेके। तो लड़कियां वैसे तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग पा रही थी, लेकिन हमारा जो नंबर था वो बिल्कुल ही जुदा था। इट वॉज नॉट एसएस नंबर। यानी लड़के ट्रेनिंग कर रहे थे तो वो एसएस नंबर पा रहे थे, और लड़कियों को मिल रहा था WSES विद इन ब्रैकेट्स O। इसका फुल फॉर्म मैम? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो अपने में एक जर्नी है लेडी ऑफिसर्स की आर्मी में जी। जो फुल फॉर्म है दैट इज विमेन स्पेशल एंट्री स्कीम ऑफिसर्स। ये एक नया काडर था। हाँ। इसलिए इसका नाम, नंबर सब अलग था। लेकिन लड़कियों को यह बात बहुत चुभती थी। काम तो हम बराबरी का कर रहे हैं, माने आप पहले दिन से वर्दी सेम पहन रहे हैं, रैंक सेम मिल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम मिल रही है, आप हर तरफ खुद को सेम लेवल पे प्रूव कर रहे हैं, लेकिन नंबर कहता है विमेन। यानी लड़कों के नाम के आगे आपने मेन नहीं लगाया, लेकिन लड़कियों के नाम के आगे आपने विमेन लगा दिया जी। फिर हमें बना दिया स्पेशल। हमें तो कुछ स्पेशल नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल रहने दो, स्पेशल मत ट्रीट करो। वी आर हियर ऑन इक्वल फुटिंग। एंट्री स्कीम। तो स्कीम अपने में एक बड़ा टेम्पररी नेचर वाला वर्ड था। करेक्ट। लेकिन ये एक जो जर्नी शुरू हुई WSES नाम से, एंड आई एम सो प्राउड राजन टू बिलोंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ओपन टू कैलिब्रेशन, जो आपको गुंजाइश देता है परफॉर्म करने की, प्रूव करने की। तो शुरुआत में 25-25 के बैच निकलते थे, 6-6 महीने की ट्रेनिंग होती थी। CDS का रिटन एग्जाम नहीं था, डायरेक्ट SSB होता था। एंट्री वाज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट।
और लड़कियों ने इतना जुनून दिखाया, माने वो जो शुरुआती बैच थे गर्ल्स के, लड़कियों को सिर्फ दरवाजे में पैर अड़ाने की एक जगह चाहिए थी, और जैसे ही फौज ने वो दरवाजा हमारे लिए खोला, ओ माय गॉड, क्या परफॉर्मेंस लड़कियों ने किया। एक एक लेडी ऑफिसर जब पास आउट होकर अपनी यूनिट्स में गई, everybody tried them, tested them, they were asked to prove themselves. I am not talking about discrimination. No, we were not discriminated. लेकिन हम एक नया काडर थे। मतलब आप इमेजिन करिए, अल्फा मेल डोमेन है, हाई टेस्टोस्टेरोन, ऑल मेल, उसके बीच में छोटी छोटी लड़कियां, तो चैलेंज तो बनता है ना। जी बिल्कुल, प्रूफ तो करके दिखाना है, एब्सोल्युटली, हकदार हो इसकी या नहीं। जी, लड़कियों ने अपना बेस्ट परफॉर्म किया। एवरी लेडी ऑफिसर वाज लाइक अ टॉर्नाडो। मुझे इतना गर्व फील होता है कि मैं उस काडर को बिलोंग करती हूँ जो सर्वाइवर्स का काडर था, जिसने प्रूव किया अपने आप को। और कारगिल की लड़ाई ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आपको पता है मैं कारगिल वॉर वेटरन हूँ, मेरी जैसी और भी बहुत थी जो इस लड़ाई का हिस्सा बनी। और जब लड़कियों ने इस लड़ाई में, जो अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी, जी, देश हमारी तरफ देख रहा था, और देश हमारी तरफ इसलिए नहीं देख रहा था कि हम एक नया काडर हैं, हम प्रूव करें। नो, वी वर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एग्जैक्टली एज अ सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी शुड। और लड़कियों ने वो करके दिखाया। तो उसके फिर कुछ सालों के बाद लड़कियों की जो ये जर्नी थी, इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली, और हमारी जो ट्रेनिंग थी वो लड़कों के बराबर की हो गई। जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, सबसे बड़ी चीज, हमारा नंबर WSES खत्म हो गया जी, और अब हमें मिलने लगा शॉर्ट सर्विस कमीशन नंबर। अब हम लड़कों के बराबर थे जी। लेकिन लड़कियों ने बोला अब इतने से भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें परमानेंट कमीशन नहीं था। माने हमारे जूनियर्स आगे बढ़ के कमांड कर रहे हैं, और लड़कियों को 10 साल के बाद फौज से बाहर निकलना पड़ रहा था जी। क्योंकि फौज हमारे लिए परमानेंट नहीं थी। 10 साल 14 साल, यानी हम परमानेंट कमीशन नहीं पा रहे थे। तो लड़कियों की एक बड़ी जद्दोजहद इसमें रही है, और फाइनली कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए कि गर्ल्स शुड बी ट्रीटेड एग्जैक्टली ऑन द सेम पैरामीटर्स। तो लड़कियों को मिलने लगा परमानेंट कमीशन। आईसी मिलता है अब, आईसी मिल रहा है जी। जो लड़कियां एनडीए से निकली, अब खैर दैट आई विल कम लिटिल लेटर, पर लड़कियों ने बोला नहीं, इतने से भी अभी मन नहीं भरा। अच्छा। अभी पिक्चर बाकी है। जब हम सेम ट्रेनिंग पाते हैं, जब हम सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हैं, जब हम हर पैरामीटर पे अपने मेल काउंटरपार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो हम अपनी यूनिट्स को कमांड क्यों नहीं कर रहे हैं? Why are we not getting the appointments of commanding officers, responsibility of commanding the installation? And again, Supreme Court gave the decision कि लड़कियां अगर अपने आप को सेम पैरामीटर्स पे प्रूव कर सकती हैं, सेम पैरामीटर्स पे, तो उनके जेंडर को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। आप देखिए कहां मिलेगा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आपको कहता है कि आओ आगे करो प्रूव, और अगर तुम प्रूव कर पाती हो तो यू आर हियर एज एन इक्वल। आई एम सो प्राउड टू बिलोंग टू दिस फैमिली ऑफ ऑलिव ग्रीन्स। आज के तारीख में there are so many units that are being commanded by women officers. लेकिन लड़कियों ने बोला इससे भी मन नहीं भरेगा। अभी हमको परमानेंट कमीशन फ्रॉम डे 1 चाहिए, और नेशनल डिफेंस एकेडमी के दरवाजे लड़कियों के लिए खुल गए। क्लास 12th के बाद जैसे लड़के एग्जाम देते थे एनडीए का, एनडीए खड़कवासला पूना में है, जहां 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 की हवा में सांस लेना अपने आप में गुरूर है। मतलब इतना ट्रेडिशन, इतना प्राइड, और इतनी मिलिट्री हिस्ट्री है उस मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी में कि वहां जाकर सिर्फ उस गेट को देखना, और जब वो गेट आपके लिए खुलता है और लड़कियां अंदर जाती हैं, दैट इज अ हिस्टोरिक मोमेंट। 17
17, 18 साल की 17 लड़कियां खाली इस मिलिट्री ट्रेनिंग का हिस्सा बनी, 3 साल की ट्रेनिंग पूरी करी और अभी मई के महीने में जो पासिंग आउट परेड हुई एनडीए की, उसमें हेलीकॉप्टर्स की पुष्प वर्षा के साथ ये 17 लड़कियां पास हुई। तो आप इमेजिन करिए कि लड़कियों की जर्नी में ये एक कितना लैंडमार्क मोमेंट है। और जब वो पास आउट हुई हैं, जो एयरफोर्स में हैं वो एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी गई, जो नेवी वाली हैं वो नेवी एकेडमी में गई हैं, और जो आर्मी वाली हैं वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आई। 1 साल की ट्रेनिंग करेंगी और फिर मिलेगा कौन सा कमीशन? आईसी, इंडिया कमीशन, परमानेंट कमीशन। ग्लोरियस हिस्ट्री। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रेजिलियंस शो करता है। ये एक पूरे कार्डर नहीं, ये एक पूरे जेंडर को रिप्रेजेंट करता है कि हमें आप मौका दीजिए जी, और आपको हम पे गर्व ही होगा। यही नहीं, एक और बहुत हिस्टोरिक डिसीजन है कि जहां लड़कियां फौज में ऑफिसर्स तो आनी पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन अब हम सोल्जर्स कार्डर में भी लड़कियों को ले रहे हैं। अच्छा, सिपाही के तौर पे भी लड़कियां आ रही हैं, अग्निवीर लड़कियां आ रही हैं जी। तो ये मेरा एक ड्रीम है और मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान मुझे उतनी उम्र देना कि मैं उस सपने को देखने तक जिंदा रहूं, जब सियाचिन की एक पूरी पोस्ट जिसमें ट्रुप्स भी लड़कियां हों और उनको कमांड भी एक लड़की कर रही हो। मैं चाहती हूं मैं वो दिन देखूं जब राफेल की 1-2 नहीं, इतनी पायलट्स हों कि एक पूरा स्क्वाड्रन राफेल का, Su-30s का विमेन फाइटर पायलट्स उड़ा रही हूं। भगवान मुझे बस उतनी उम्र देना कि एक न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया की एक वुमन नेवल कमांडिंग ऑफिसर कमांड करे। जब राजस्थान में धड़धड़ाते हुए टैंक्स चलें, उस धूल और उस डीजल की स्मेल के बीच, वी शुड हैव द होल स्क्वाड्रन ऑफ आर्मर्ड टैंक्स बीइंग कमांडेड बाय अ वुमन ऑफिसर। मुझे बस उतनी उम्र देना भगवान। सबको भगवान। मैम, अब हम चलेंगे उस दुनिया में जो सबसे कमाल की दुनिया, लॉजिस्टिक्स की दुनिया, जिसके बिना दुनिया में कुछ मूव नहीं कर सकता है, चाहे वो बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट हो, चाहे छोटे से ये शूट हो, कोई भी काम लॉजिस्टिक्स के बिना इम्पॉसिबल है। लेकिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में लॉजिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, लॉजिस्टिक्स की क्या दुनिया है, लॉजिस्टिक्स की क्या वैल्यू है, ये समझने के लिए आपसे बेहतर शायद इस समय हिंदुस्तान में कोई है नहीं। प्लीज़ हमें समझाइए मैम कि लॉजिस्टिक्स की दुनिया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में क्या है, क्या स्केल है, जरा देश को समझाइए मैम। जैसे आपने बोला कि ये शूट में लॉजिस्टिक्स कितना लग रहा है, जी, छोटा स्क्रीन पे जो लोग देख रहे हैं वो सिर्फ आपको और मुझे देख रहे हैं। बिल्कुल। वो इसके पीछे बिहाइंड द सीन कितनी प्रोसेस ने काम किया है जी, वो एज्यूम्ड होता है। करेक्ट। उसकी हमको इंपॉर्टेंस तब दिखाई देती है जब कुछ गलती हो जाए। अगर सब काम ठीक ठीक है तो हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स ने परफेक्ट काम किया। जहां हल्की सी कमी रह जाए तब हमें दिखता है अरे ये शायद काम सही नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इट इज इम्प्लाइड, ये एज्यूम किया जाता है कि लॉजिस्टिक्स अपना काम बखूबी कर ही रही है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, जिसमें मैं तीनों सर्विसेज की बात करती हूँ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों जगह लॉजिस्टिक सर्विसेज अपनी फाइटिंग फोर्सेस को, फ्रंट लाइन फोर्सेस को सपोर्ट करती हैं और उनको उस दिन के लिए रेडी रखती हैं जब वो दुश्मन के साथ एक इफेक्टिव बैटल लड़ सके। लॉजिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो एक सेइंग है आर्मी में, आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक, यानी एक फौजी तब तक इफेक्टिव लड़ाई लड़ सकता है एक दुश्मन से जब तक उसके बंदूक में गोली है और उसके पेट में रोटी है। अगर ये दोनों चीजें कहीं से भी कम पड़ जाएं तो हमारे सिपाही का मोराल कितना डाउन होगा कि वो शायद जहनी तौर पे लड़ाई इफेक्टिवली लड़ने से पहले उसका मोराल डाउन हो जाए कि मेरे पास हथियार कम है, मेरे पास गोला नहीं है, मेरी राशन खत्म हो रही है। यू कैन इमेजिन कि एक जंग लड़ने में, अगेन आई विल कोट
मेरे ख्याल से नेपोलियन बोनापार्ट का ये कोट है कि कोई भी जंग लड़ने के लिए किसी भी आर्मी को 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला है साइज ऑफ द आर्मी, कि वो आर्मी कितनी बड़ी है। तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल एडवांटेज है, हो सकता है कि जंग आप ही जीते नंबर के बेसिस पे। जी। दूसरा है इक्विपमेंट। तो अगर आपके पास स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट है, दुश्मन से बेहतरीन इक्विपमेंट है, तो भी बहुत पॉसिबल है कि ये जंग आप ही के फेवर में जाएगी। बट द थर्ड फैक्टर दैट ओवरराइड्स द फर्स्ट टू इज द मोरल ऑफ दैट आर्मी। एब्सोल्युटली, उससे बड़ा कोई वेपन नहीं है। चाहे फौज छोटी है, चाहे उसके पास इक्विपमेंट कम है, लेकिन उसका मोरल स्काई रॉकेट है, उसकी लीडरशिप बहुत डायनामिक है, इंस्पायरिंग है, तो वो फौज बड़े से बड़े दुश्मन को छठी का दूध याद दिला सकती है। जिसका एक कमाल का एग्जाम्पल है शिवाजी महाराज। आप देखिए मुगलों की सेना कितनी बड़ी थी जी। वेल इक्विप्ड थी, न्यूमेरिकली बहुत बड़ी थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने निकाले ऐसे तरीके और ऐसी स्ट्रैटेजीज, गुरिल्ला वॉरफेयर, दुश्मन को ट्रैप किए। और हमें पता है शिवाजी महाराज ने मुगलों की सेना को कितना चैलेंज किया। तो दिस गोज ऑन टू प्रूव कि मोराल बहुत हाई होना चाहिए, उसमें लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है जी। हैविंग सेड दैट, इट इज नॉट जस्ट अ मोरल बूस्टिंग सर्विस, इट इज अ सर्विस दैट टेक्स आर्मी फॉरवर्ड। हम एक चीज और कहते हैं फौज में कि हर लड़ाई एक्सेस ऑफ मेंटेनेंस के लिए लड़ी जाती है। हर लड़ाई एक्सेस ऑफ मेंटेनेंस के लिए लड़ी जाती है। एक्सेस ऑफ मेंटेनेंस यानी इन्फेंट्री का काम है लैंड को होल्ड करना जी। दुश्मन से लड़ना जी। लैंड कैप्चर किया, उसके बाद उस लैंड को होल्ड करना जी। लड़ाई वहां जीती हुई मानी जाएगी अगर आप उसको होल्ड कर पा रहे हैं। तो उसको आप होल्ड कैसे करेंगे? जब आप अपने बेस से उस जगह तक के लिए एक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन और एक्सेस ऑफ मेंटेनेंस ओपन कर दें। नहीं तो अगर आपने कोई जगह जीत भी ली और आपको दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया, तो आप जीते हुए थोड़ी माने जाएंगे जी। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा एक्सेस आपने वहां से क्रिएट कर दिया जहां पीछे से आपको कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस सब कुछ मिल रहा है, तो दुश्मन उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। तो लॉजिस्टिक्स का काम है फौज को हर तरीके से मेंटेन करना। जैसे आप इमेजिन करिए, चलिए लेट अस डू अ गेम हियर। जी। आई वांट यू टू क्लोज योर आईज एंड आई वांट यू टू इमेजिन कि आपके जहन में एक फौजी कैसा दिखता है, बताइए। मैम, एक सरहद पे खड़ा हुआ व्यक्ति है जिसने ऑलिव ग्रीन पहना हुआ है। इंडियन आर्मी को इमेजिन कर रहा हूँ मैं। बूट्स पहने हुए हैं और सर पे हेलमेट है, साथ में एक AK-47 है क्योंकि उसी गन के बारे में ज़्यादा सुना है, और एक बाइनोकुलस है, पीछे बार्ब्ड वायर्स हैं, साइड में एक बंकर है। यही इमेजिन, बुलेट प्रूफ जैकेट है मैम, यही चीज़ें इमेजिन कर पा रहा हूँ। और अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक यूनिफॉर्म के बाहर किसी आदमी को इमेजिन करें, तो आपकी क्या इमेज आती है? यूनिफॉर्म के बाहर किसी फौजी को ही? नहीं, किसी भी नॉर्मल आदमी को? हाँ। ऐसे ही है मैम, बहुत सारे हैं। कोई शर्ट पैंट पहना हुआ व्यक्ति खड़ा हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहा, मतलब ऐसे बहुत सारे नॉर्मल लोग। तो जब आप एक फौजी को इमेजिन करते हैं जी, हेलमेट से लेकर बूट्स, बुलेट प्रूफ से लेकर यूनिफॉर्म, जी, हथियार से लेकर बार्ब्ड वायर, बंकर से लेकर बंकर के अंदर उसकी रोटी, ये सब कुछ लॉजिस्टिक्स का काम है। सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। यानी जब हमारा फौजी, और ये सिर्फ इंडियन आर्मी की बात नहीं कर रही हूं मैं वर्ल्ड की आर्मी की बात कर रही हूं। दुनिया की हर आर्मी में जो लॉजिस्टिक्स है, वो अपने हर सिपाही को, हर इक्विपमेंट को ना सिर्फ प्रोवाइड करते हैं, बल्कि उसे रिपेयर, मेंटेन और उसे ऑपरेशनली रेडी रखते हैं। तो अगर आप गोला, बारूद, हर तरीके का एम्यूनिशन यानी पिस्टल, राइफल्स, मॉर्टर्स
ऑटोमेटिक वेपन्स, आर्टिलरी वेपन्स, गन्स, मशीनरीज, रॉकेटरीज, आप जिस चीज का भी नाम लें, रेडियो सेट्स, जीपीएसएस, वो गाड़ियां जो सरहद पे लेकर जा रही हैं उस फौजी को, उसका टायर, उसकी बैटरी, उसका स्पेयर, उसका मेंटेनेंस, खाना बनाने के लिए उसका पतीला, उसकी यूनिफॉर्म, प्रेस करने के लिए इस्त्री, सब कुछ लॉजिस्टिक्स का काम है। मैंने गाड़ियों का तो नाम लिया, लेकिन और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जब पहाड़ियों के ऊपर हमारी छोटी छोटी पोस्ट्स बनी होती हैं जहां सामान गाड़ियों के द्वारा नहीं पहुंचाया जा सकता, तो वहां काम आता है हमारा एनिमल ट्रांसपोर्ट। यस, ये एएससी का पार्ट है, आर्मी सर्विस कोर का ये एक पार्ट है, एनिमल ट्रांसपोर्ट। यानी इसमें खच्चर होते हैं, म्यूल्स होते हैं, क्योंकि म्यूल्स की जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है जी। तो म्यूल्स के ऊपर गन्स, राशंस, जो सामान लेकर जाना है, वो एनिमल ट्रांसपोर्ट के बहादुर जवान उन खच्चरों के साथ इतनी कठिन पहाड़ियों पे चढ़ते हुए आगे पोस्ट तक जाते हैं, और वहां अपने जो सिपाही हैं उनके सामान को रिप्लेनिश करते हैं। तो खच्चर के खाने के लिए जो राशन होता है ना, वो भी लॉजिस्टिक्स का काम है। सो अगर एक नटशेल में बोला जाए, फ्रॉम नीडल टू एयरक्राफ्ट स्पेयर, एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिस्टिक्स। और अगर मैं आपको बोलूं तो राशन कितना अलग अलग टाइप का है। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर टेम्परेचर -50 तक भी जाता है जी। वहां आपके पास कोई गैस सिलेंडर नहीं है, कोई माइक्रोवेव्स नहीं है। जो हमारी पोस्ट्स हैं ऊपर, उतने हाइट के ऊपर जो पोस्ट्स हैं, वहां सिर्फ केरोसिन के स्टोव चलते हैं। केरोसिन, अगर आप पूछें कि क्या लाइफलाइन है सियाचिन ग्लेशियर में, इट इज केरोसिन। केरोसिन इज द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट इन सियाचिन ग्लेशियर। आपने मेरे से लॉजिस्टिक्स की बात करी राजन जी। आपको पता है मैं कारगिल वॉर वेटरन हूं जी। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं कि कारगिल की लड़ाई क्यों लड़ी गई? आई थिंक पाकिस्तानियों ने आके हमारा पोस्ट कैप्चर कर लिया था, हमारी लैंड कैप्चर कर ली थी, और हमें उसे वो वापस चाहिए थी। क्यों कैप्चर करी और कहां तक कैप्चर करी, ये देश को पता होना चाहिए। कारगिल की लड़ाई, बहुत ऊंची पहाड़ियां थीं, उस जो पूरी एक रेंज है, पहाड़ियों की हाइट 16,000, 17,000, 18,000 फीट हाई। उतने हाइट के ऊपर हमारी पोस्ट्स इस्टेब्लिश रहती हैं, जो हम अपने लाइन ऑफ कंट्रोल को वहाँ से सेफ गार्ड करते हैं। जी। ठीक है। सर्दियों के टाइम पे जो बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो ये डिसाइड किया गया कि कुछ पोस्ट्स को हम विंटर वेकेटेड पोस्ट्स मानेंगे। यानी सर्दियों में बर्फ़ जब बहुत ज़्यादा है एंड टेम्परेचर इज डिपिंग डाउन टू -10, -15, तो हम जो हैं ये पोस्ट्स को वेकेट करके थोड़ा पीछे आएंगे, और जब बर्फ़ पिघलेगी तो हम वापस ऊपर जाएंगे। और कई सालों तक इस तरीके से ये पूरा सिस्टम हमारा चल रहा था। दुश्मन इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से, इस पैटर्न को पहचानता था। उन्होंने क्या किया, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, और 1998 में जब सर्दियां हुई, बर्फ़ गिरी, तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाकर हमारी बॉर्डर के ऊपर, यानी कारगिल, द्रास, तुर्तुक, मशको, चोरबाटला, खालूबर, जुबार, बहुत सारे और एरियाज थे जहाँ पे हमारी पोस्ट्स के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। और इसके अलावा कुछ और नई पोस्ट्स भी उन्होंने अपनी क्रिएट की। उन्होंने कई ऐसी जगहों के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया विंटर्स में ही, जहाँ से हमारा नेशनल हाईवे 1 अल्फा दिखता था, कुछ जगह से। अच्छा। ठीक है। हमने बात करी एक्सेस ऑफ मेंटेनेंस की। नेशनल हाईवे 1 अल्फा वाज द एक्सेस ऑफ मेंटेनेंस, आर्टरी, दिल की धड़कन, वो रोड जो पूरे देश से श्रीनगर तक आ रही है, श्रीनगर को लेह से जोड़ रही है। नेशनल हाईवे वेरी इंपॉर्टेंट for maintaining the line of communication and the access of maintenance. अगर नेशनल हाईवे 1 अल्फा बंद है
तो श्रीनगर से कोई भी लेह नहीं आ पा रहा उस रोड के जरिए। अब इसके अलावा हमारे पास और तरीके भी थे, जैसे दूसरी रोड थी मनाली उपशी रोड, लेकिन उस समय मनाली उपशी रोड कई जगह बीच में से ऑपरेशनल नहीं थी। बाय एयर था तीसरा रूट, जो विंटर्स में हम जिसे बहुत यूज करते हैं। बाय एयर चीजें एयरलिफ्ट की जाती हैं फौज को सस्टेन करने के लिए, पर वो बहुत लिमिटेड चीजों के लिए है। कोई भी चीज को अगर आप एयरलिफ्ट करें तो आप सोचिए उस चीज की कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है ना। और वो लिमिटेड ही है, और वो लिमिटेड ही है, वो इमरजेंसी की चीजों के लिए है। क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लॉजिस्टिक्स जब तक सर्दियां हैं और सड़कें खुली नहीं हैं तब तक पूरी फौज को सस्टेन करेगी। उसकी फोरकास्टिंग, उसकी प्रोविजनिंग, उसकी जो कैलकुलेशन है अपने सामान को और अपनी डिपेंडेंसी को लेकर, वो इतनी अव्वल दर्जे की होनी चाहिए कि आपको कोई सामान पहले तो एयरलिफ्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। जितने लोग हैं, जितना इक्विपमेंट है, उस सब चीजों की रिपेयर, मेंटेनेंस, ऑपरेशनलाइज रखना, ये सब हमारे पास रिजर्व में होना चाहिए। बिल्कुल। अब 1998 की विंटर्स में जब पाकिस्तानियों ने विंटर विकेटेड पोस्ट्स और कुछ और पोस्ट्स बनाई और उस एरिया को अपने कब्जे में ले लिया, जब अप्रैल एंड में उस साल बर्फ जल्दी पिघल गई थी और जल्दी ही वो रूट ओपन हो गया। ये पहली चीज थी जो पाकिस्तानियों के अगेंस्ट गई। अच्छा। क्योंकि उन्होंने सोचा था तकरीबन मई एंड जून बिगिनिंग तक हमारी गाड़ियां आएंगी, लेकिन क्योंकि उस साल सड़कें जल्दी खुल गई, तो अप्रैल एंड से ही हमारे जो ट्रक्स थे वो नेशनल हाईवे 1 अल्फा से हजारों की संख्या में ट्रक्स आते हैं जो राशंस, फ्यूल, ऑयल, लुब्रिकेंट, एवरीथिंग दैट आर्मी नीड्स, उनका सामान लेकर देश के कोने कोने के डिपोज से वो लेकर ऊपर आते हैं। जी। दुश्मन चाहता था कि वो नेशनल हाईवे 1 अल्फा को चोक कर दे, जी, जिससे कि लेह लद्दाख का जो ये एरिया है ये पूरे देश से अलग हो जाए। और इंडियन आर्मी फाइट करेगी, लेकिन क्योंकि सामान ही नहीं आ पा रहा तो इंडियन आर्मी के पास कितना ही सामान होगा, हमारे डिपोज में कितना सामान होगा। तो ये लड़ाई इंडियन आर्मी ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएगी। थोड़ा दिन और खींचेंगे वो इस लड़ाई को जब तक दूसरी बर्फ पड़ जाएगी। एक बार बर्फ गिर गई और वो इस मैटर को इंटरनेशनल कोर्ट्स में लेकर जाएंगे, इंटरनेशनली रेज करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसा प्रेशर आए कि जो जहां है वो वहीं बैठ जाए। दे वांटेड टू ऑल्टर आवर एलओसी या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये दुश्मन की चाल थी एक्सेस ऑफ मेंटेनेंस को कंट्रोल करने की। कारगिल की लड़ाई वॉज अबाउट गेटिंग आवर एक्सेस ऑफ मेंटेनेंस बैक। तो जो पहाड़ियां डायरेक्टली हमारे नेशनल हाईवे 1 अल्फा को ओवरसी कर रही थी, उन पहाड़ियों को दुश्मन से फ्री कराना बहुत जरूरी था। और यही वो कहानियां हैं जो हम सुनते हैं, परमवीर चक्र मनोज पांडे, खालूबर टॉप, परमवीर चक्र विक्रम बत्रा, महावीर चक्रास, अनुज नैयर। क्या कहानियां हैं। बेसिक एम बीइंग कि दुश्मन जो ऊंचाई पर बैठा है उससे हम अपनी जमीन को वापस लें, जैसा आपने बोला जी। लेकिन जमीन लेने का सबसे बड़ा रीजन था कि हम हमारे एक्सेस ऑफ मेंटेनेंस को वापस अपने कंट्रोल में लें। जी। नहीं तो हमारा सियाचिन दुश्मन के हाथों में जा सकता था, क्योंकि यही रोड थी जो सियाचिन को सामान पहुंचाने वाली थी। तो दुश्मन का जो प्लान था वो तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका मुकाबला किससे है। ये इंडियन आर्मी का सोल्जर है जो सिर्फ एम्यूनिशन और इमरजेंसी राशन लेकर कितनी भी ऊंची पहाड़ियां चढ़ जाता है। प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू एम्यूनिशन। वो कहता है मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, मुझे जरा सा चना और शक्करपारा दे दो, मैं उस पे लड़ाई लड़ लूंगा, लेकिन एम्यूनिशन मेरे पास पूरा होना चाहिए। और ये एक्चुअली कारगिल की लड़ाई में हुआ। देयर आर सच ब्रिलियंट स्टोरीज। एक स्टोरी तो मैं आपको बिल्कुल बताना ही चाहूंगी, जी बिल्कुल, कम्युनिकेशन के ऊपर। जब
हमारी इन्फेंट्री रेजिमेंट ऊपर बढ़ रही थी, दुश्मन तो बहुत हाइट पे बैठा था, और एक सेइंग है कि माउंटेन्स ऑलवेज फेवर द डिफेंडर। करेक्ट। यहाँ दुश्मन डिफेंडर था जी। और हमारी फौज नीचे से ऊपर चढ़ रही थी। दुश्मन को गोली भी नहीं चलानी थी, कई जगह तो अगर वो पत्थर ही फेंक देता तो ही हमारी फौज का नुकसान हो जाता, क्योंकि ग्रेडियंट इतना स्टीप था। वॉकी टॉकीज का इस्तेमाल हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते आर्मी में, क्योंकि हमें लगता है कि सेम फ्रीक्वेंसी पे दुश्मन ट्यून इन करेगा और वो हमारी बातचीत सुन सकते हैं। सो मोर प्रेफरेंस इज गिवन टू लाइन कम्युनिकेशन, रेडियो सेट। तो कमांडिंग ऑफिसर के साथ उनका रेडियो वाला चलता है, कंपनी कमांडर के साथ या जो लीड कर रहे हैं ऑपरेशन को उनके साथ रेडियो सेट ऑपरेटर चल रहा है, और जो लाइन है वो नीचे तक आ रही है, जो हेडक्वार्टर्स हैं। कितनी जगह भी ऐसा हो रहा था कि माइंस हैं, गोलियां बरस रही हैं, गोले बरस रहे हैं, और उसमें ये जो पतली पतली तारें हैं ये डैमेज हो रही हैं। अगर इन्फेंट्री के टीम को रिक्वायरमेंट है आरटी शेलिंग की, तो वो नीचे तक कैसे हुक्म पहुंचाएंगे, रिक्वायरमेंट कैसे देंगे? सो देयर रेडियो सेट हैज टू बी इन ऑर्डर। करेक्ट। उस जंग के बीच हमारे जो सिग्नल्स के जवान थे, यानी जो हमारे कम्युनिकेशन वाले थे, वो एक कंधे पे JWD केबल्स या जो दूसरी केबल्स हैं, नॉट JWD, दी अदर केबल्स जो उस रेडियो सेट के लिए चाहिए, एक कंधे पे टूल्स, और ये लेकर वो उन पहाड़ियों पे दौड़ रहे हैं, रियल टाइम पे उन रेडियो की सेट की वायर्स को रिपेयर करते हुए, कि कहीं भी कोई कम्युनिकेशन रुकना नहीं चाहिए। हमारी फौज को जिस चीज की जरूरत है उसे वो चीज, मतलब उसे पीछे ना देखना पड़े। करेक्ट। तो ये केबल कौन लॉजिस्टिक्स पहुंचाता है? कमाल। लॉजिस्टिक्स। तो काम कर रहे हैं सिग्नल्स वाले, जी। लेकिन वो टूल्स और वो टेलीफोन की तार, वो रेडियो सेट, वो जीपीएस, वो गोली, वो बारूद, वो बुलेट प्रूफ पटका, वो इमरजेंसी राशन, दैट इज ऑल लॉजिस्टिक्स। सो इट इज ऑफ ऑर्डिनेंस, एएससी, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये जो रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं, दे आर नॉन नेगोशिएबल्स। ये वो ताकत है जिसके बिना फौज में पत्ता भी नहीं हिलता, बट ये हमेशा बिहाइंड द सीन होते हैं। कारगिल की लड़ाई का जो ग्रेडियंट था वो बहुत हाई था, 80 डिग्री की ऊपर चढ़ाई थी कई जगह। अब आप सोचिए 80 डिग्री के ऊपर जब हमारे जवान नीचे से ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या माहौल रहा होगा वो, और क्या मोराल रहा होगा कि वो अपनी अपनी यूनिट्स की बैटल क्राइज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बैटल क्राई यानी युद्ध घोष। जो गोरखा का जवान है वो कह रहा है जय महाकाली आयो गोरखाली, और अगर लड़ते लड़ते उसका एम्युनिशन खत्म हो रहा है तो वो खुखरी लेकर आगे बढ़ रहा है। मतलब दे आर द गोज बम्प मोमेंट्स, और ऐसी हर इन्फेंट्री रेजिमेंट अपने अपने वॉर क्राई के साथ आगे बढ़ रही थी। डिफिकल्ट टाइम्स, लेकिन मुश्किल वक्त, फौजी सख्त। मैम, इतना कुछ जानने के बाद एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये बहुत ही मुझे समझ नहीं आता कि ये एक्चुअली आप लोग अचीव कैसे करते हैं बार बार। इंडिया में इतने सारे टेरेन्स हैं, जगह जगह पे फौज है, सियाचिन में भी फौज है और नॉर्थ ईस्ट में भी फौज है। सियाचिन माउंटेन वॉरफेयर है इतना, और माउंटेन कोई नॉर्मल माउंटेन्स नहीं है, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स है, बहुत ही डिफिकल्ट है वहाँ पे रहना, देखना, वहाँ खड़े रहना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे लड़ना, उसे गार्ड करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे लॉजिस्टिक्स किस तरह काम करता है, और नॉर्थ ईस्ट जो कि जंगल वॉरफेयर है, बहुत जंगल है, वहाँ पे लॉजिस्टिक्स किस तरह कंट्रीब्यूट करता है? मैम, इस दुनिया की पिक्चर आप पेंट करें। मैम, एक डोमेन को और ऐड कर लीजिए, जो हमारे डेजर्ट्स हैं। बिल्कुल जी मैम। जहाँ तक नजर जाती है खाली रेत ही रेत के टीले हैं, उसके बीच में भी लॉजिस्टिक्स किस तरीके से फौज को सस्टेन करती है। तो हमारे देश की ये खूबी है कि हमारे पास हर तरीके का टेरेन है, और हमारे कोस्ट लाइन तो खैर बहुत ही लंबी है, हमारे देश की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, लेकिन ये जो 3 एक्सिस हैं हमारे ऊपर वाले, जैसे आपने सियाचिन बोला, दैट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑन अर्थ। नॉर्थ ईस्ट देखें तो सभी बॉर्डर्स हॉट हैं, और कितने देशों के साथ हमारे ईस्टर्न बॉर्डर लगता है देश का, म्यांमार है, बांग्लादेश है, चाइना है, इट इज़ वेरी हॉट।
इस तरफ अगर आप वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ आए तो आप देखेंगे पूरा जो बॉर्डर है वो हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है। तो जो हमारी फाइटिंग फोर्सेस हैं वो कॉन्स्टेंटली आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट में हैं एनिमी के साथ, माने ऐसे देख रहे हैं। और यहां पर फौज को सस्टेन करना, और सिर्फ सस्टेन नहीं करना, इतनी बखूबी सस्टेन करना कि सिपाही यूं करे जो उसे सामान चाहिए और उसे पीछे भी नहीं देखना पड़े। लॉजिस्टिक्स की प्लानिंग, फोरकास्टिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेरेन एंड रिक्वायरमेंट शुड बी सो गुड एंड इज सो गुड कि इंडियन आर्मी का जवान यूं हाथ करे और यहां उसको वो सामान मिले रियल टाइम में। ये काम लॉजिस्टिक्स करती हैं। इसके लिए वी आर ट्रेन्ड। ऐसा नहीं है कि जो लॉजिस्टिक्स में आया वो एक्सपीरियंस से ही सीख गया। नो, एक्सपीरियंस प्लेज अ वेरी बिग पार्ट, बट वी आर वेरी वेल ट्रेन्ड एंड वी आर वेरी प्रोफेशनल। जब हम सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो एक बिल्कुल अलग तरीके की दुनिया है। -50 टेम्परेचर है, तो आप सोचिए वहां पहने जाने वाले कपड़े भी एकदम अलग हैं। फौज में हम हमारे इक्विपमेंट को, जब हम दुश्मन के साथ के सामने होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे इक्विपमेंट्स कैमोफ्लेज्ड रहें, यानी दुश्मन को डायरेक्टली नजर ना आए। नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो हम उसके ऊपर एक नेट डालते हैं, एक मैश डालते हैं जो कैमोफ्लेज पैटर्न होती है, यानी जो हरे भूरे रंग की एक नेट टाइप की है, गन्स के ऊपर डाल दिया तो डायरेक्टली दुश्मन को ये दिखाई नहीं देगा कि इसके अंदर कौन सा हथियार है, कौन सी गन है, या शायद सैटेलाइट उनकी फोटो ले तो वो आसपास में मर्ज हो जाए। करेक्ट। जो स्नो बाउंड एरियाज हैं जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, वहां पर अगर हम ये भूरे हरे रंग की डालेंगे तो वी विल स्टिक आउट लाइक सोर थंब। Correct. इसका मतलब वहां की रिक्वायरमेंट अलग है। वहां की बैटरीज की लाइफ अलग तरीके की है, क्योंकि इतने ठंड में किसी भी चीज की बैटरी हो सकती है, आपके रेडियो सेट्स की बैटरीज हो सकती है, आपकी आजकल तो हर तरीके का इक्विपमेंट इज कंप्यूटराइज्ड। करेक्ट। तो उनकी लाइफ जो है वो अलग तरीके की है। नॉर्थ ईस्ट में हमको इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट और इक्विपमेंट की लाइफ अलग तरीके की चाहिए। डेजर्ट में उतना ज़्यादा +50 डिग्री टेम्परेचर को विदस्टैंड करने वाले टायर चाहिए गाड़ियों के। बिल्कुल। लेह लद्दाख में हम देखते थे, और मैं ये आपको 97 to 99 की बात बता रही हूँ, कि गाड़ियों का जो डीजल टैंक था उसके नीचे हम छोटे छोटे स्टोव लगाते थे। जो गाड़ियों ने सुबह सबसे पहले चलना है वो रात भर उनके नीचे हल्का सा स्टोव जल रहा है जिससे कि वो गर्म रहे और उनका जो फ्यूल है जमे नहीं। ऐसा ही कारगिल की लड़ाई के दौरान था कि कई LMGs जाम हो गई, नीचे हल्के हल्के स्टोव जलाए। तो सुनने को किसी सिविलियन को शायद ये इमेजिन भी नहीं हो पाए, लेकिन आप देखिए कितने एडवर्सिटी के साथ वो जवान लड़ रहे हैं। -10, -12, -15 डिग्री टेम्परेचर में स्पेशल क्लोथिंग पहन के, यानी वो कपड़ा जो उतनी एक्सट्रीम विंटर के लिए फौज को सस्टेन करने में मदद करता है। बूट्स अलग टाइप के होते हैं जिनको कहा जाता है बूट रबर इंसुलेटेड, जिससे पैरों में चिलब्लेन नहीं होती, पैरों को गर्म रखते हैं। अलग तरीके के सॉक्स होते हैं, अलग तरीके की यूनिफॉर्म है। खाना मैम, फूड? ओह, फूड इज वेरी इंटरेस्टिंग। सियाचिन में खाना बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ना तो आपके पास वो तो ऐसा है जैसे आप एक डीप फ्रीज के अंदर बैठे हैं जी। यहाँ आपके पास गैस सिलेंडर तो है नहीं, माइक्रोवेव तो है नहीं, केरोसिन से जलता हुआ स्टोव है और डिहाइड्रेटेड राशन है। अच्छा। वो राशन में आप थोड़ा बर्फ डालेंगे, उससे वो पिघलेगा, स्टोव के ऊपर रखेंगे और फिर वो खाना एडिबल होगा। वहां इतनी ठंड है, इतना ऑक्सीजन कम है, सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे यहां किसी ने गर्म लोहा डाल दिया हो अंदर। यू कैन नॉट इवन ब्रीथ। हेल्थ इज फेसिंग सच चैलेंज। पल्मोनरी एडिमा, यानी आपके लंग्स में फ्लूइड भर रहा है और आपकी डेथ
कुछ ही मतलब विद इन 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स अ पर्सन कैन लूज लाइफ. पल्मोनरी एडीमा, सेरेब्रल एडीमा, आपके ब्रेन में फ्लूइड भर रहा है और आप हेलुसिनेट करने लगते हो. खाना है आपके सामने पर आप उसे खा नहीं पा रहे हो क्योंकि आपसे खाया ही नहीं जा रहा है वो खाना. लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स आर सेंट देयर कि चाहे आप थोड़ा सा खाओ लेकिन आपके अंदर एनर्जी आए. चॉकलेट्स भेजी जाती हैं उधर. राशन में चॉकलेट्स मिलती हैं कि चाहे आप थोड़ा सा चॉकलेट्स खाएं लेकिन आपको इंस्टेंट एनर्जी मिले क्योंकि आप वहां पूरा प्लेट भर के खाना खा रहे हैं. सवाल ही नहीं है. आपको यू स्टार्ट स्मेलिंग ऑफ केरोसिन, यू आर ब्रीदिंग केरोसिन. आपके कान में, आंख में, नाक के अंदर, योर दांतों पे चिपका हुआ है, आपके नेल्स में भरा हुआ है. आपके स्किन को रगड़ोगे तो शायद उसी का सूट निकलेगा. 3 महीने से ज्यादा आप सियाचिन की पोस्ट में नहीं रह सकते. रोटेशन होता है. जो पोस्ट पे जवान होते हैं उनको नीचे भेजा जाता है, फिर दूसरे आते हैं. नीचे से ऊपर तक कैसे जाएंगे? जगह जगह क्रिवेसेस हैं, गहरी गहरी खाइयां हैं और हमेशा बर्फ पड़ती रहती है. तो क्रेवेस है, कई क्रेवेस तो आपको दिख रहे हैं तो आप उसके साइड से निकल रहे हैं. कई क्रेवेस के ऊपर बर्फ गिर गई और आपका पैर उस पे गया और आप कितने नीचे जा सकते हैं जहां टेम्परेचर शायद -75 है. इन कपल ऑफ मिनट्स अ पर्सन कैन डाई. तो सबसे पहली चीज जो पहाड़ आपको सिखाता है कि इन द लैंड ऑफ लामा डोंट बी अ गामा. ठीक है, आपको पहलवान नहीं दिखाने की या एक्स्ट्रा अपने आप को एक सुपरमैन दिखाने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो वन हु इज एन इंडिविजुअल ग्लैडिएटर. आप एक टीम हैं जी. आप अकेले कभी नहीं चलते, नेवर. आप सब, मतलब आपकी जो स्टिक है, चाहे उसमें 5 हैं, 6 हैं, 7 लोग हैं, जितने लोग चल रहे हैं वो अपनी टीम्स में रोप के सहारे बंधे हुए रहते हैं. एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ रोप. उस टीम को ही रोप कहा जाता है. रस्सा तो रोप है ही लेकिन वो टीम भी रोप है. क्यों रोप से चलते हैं? कि अगर एक टीम मेंबर का पैर अगर एक खाई में चला भी गया तो भी इमीडिएटली बाकी लोगों को पता चल जाए और उसकी इमीडिएट रेस्क्यू की जा सके. तो हर पल मौत है लेकिन कहते हैं ना कि ग्रास इज ग्रीन वेयर यू वाटर इट. आप जहां फोकस करेंगे आपका जीवन वहीं आपको तरक्की और प्रोग्रेस पे ले जाएगा. आप हर बार सोचेंगे कि मेरा पैर क्रेविस में ही जाएगा तो सोचिए फिर क्या मोराल रहेगा. लेकिन अगर भारतीय सेना का सिपाही बोलता है कि मेरे साथ मेरी टीम है, अगर मेरा पैर क्रेविस के अंदर गया भी तो मेरे साथी मुझे बाहर निकालेंगे. और अगर मेरी तबीयत खराब हो भी जाती है तो ये एयर ओपी का या इंडियन एयरफोर्स का चॉपर है जो मुझे यहां से रेस्क्यू करके लेकर जाएगा. तो लाइफ इज डिफिकल्ट, बियॉन्ड डिफिकल्ट, लेकिन ये एक मनोबल है जी. जो फौज अपने सिपाहियों को देती है जी. और हम परफॉर्म करते हैं. आपको क्या लगता है हीरो ऑफ कारगिल कौन है? मैम, मैं किसी एक का नाम लेके दूसरे की कंट्रीब्यूशन को मैं मतलब हमने तो बहुत कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम बहुत सुना है, यही सुना है मैम. तो आप बताइए मैम कौन है हीरो ऑफ कारगिल? हीरो ऑफ कारगिल इज बोफोर्स का. अच्छा, वो इक्विपमेंट सबसे शानदार चीज कारगिल की अगर बोले तो वो थी बोफोर्स गन. इस गन ने वो इतिहास गढ़ा है. यानी आर्टिलरी गन जब हम बात करते हैं तो बॉर्डर से इन गन्स को 10 से 15 किलोमीटर पीछे, कई बार 30 से 35 किलोमीटर पीछे भी डिप्लॉय किया जाता है. और इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के साथ एक एक आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन ऑफिसर होता है जो बताता है कि भाई यहां पर हमको शेलिंग चाहिए. ही गिव्स द ग्रिड रेफरेंस और उस ग्रिड रेफरेंस से वो जो पीछे 30 से 35 किलोमीटर दूर गन बैठी है वो वहां से फायरिंग करती है ऑन दैट ग्रिड रेफरेंस. इट वाज फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्मी दैट वी यूज दिस गन फॉर द डायरेक्ट फायरिंग.
डायरेक्ट फायरिंग, जैसे आप राइफल से फायर करें, दैट इज अ डायरेक्ट। जी जी जी, पिस्टल क्या है? डायरेक्ट। बिल्कुल डायरेक्ट है। आर्टिलरी गन को हम सपोर्ट फायर कहते हैं। करेक्ट। लेकिन यहां पे ये डायरेक्ट फायर थी, यानी ये बैरल 70 डिग्री ऊपर जा सकती है, और जो पहाड़ी पे दुश्मन बैठा है उसके ऊपर डायरेक्ट ये गन फायर कर रही थी। हमने सोचा नहीं था कि इस हाइट पे, हाई एल्टीट्यूड में, रैरिफाइड एटमॉस्फेयर के बीच ये गन इतना शानदार परफॉर्म करेगी। यानी इसका रेंज बढ़कर 30 से 35 किलोमीटर ऊपर हो गया। रेंज कम था, लेकिन उस एल्टीट्यूड पे इसका रेंज डबल हो गया, एंड वी कुड फायर। और ये हमने एंटिसिपेट नहीं किया था। एंटिसिपेट नहीं किया था। वी टुक अ चांस एंड वी सॉ, ओह वाओ, दिस गन इज परफॉर्मिंग सो अमेजिंगली वेल। मतलब क्या फायर कर रही थी वो गन। अब 70 डिग्री यानी पहाड़ के नीचे है। ओके, दोबारा से मैं ये पहाड़ लाती हूं आपके लिए, ठीक है? इस पहाड़ के बेस पे अगर एक आर्टिलरी गन यहां से फायर कर रही है और गोला इधर गिर रहा है दुश्मन पे, तो दुश्मन भी कमजोर नहीं है। दुश्मन इज अगेन वेरी वेरी इंटेलिजेंट। दुश्मन क्या करता है, जहां शेल गिरा उससे रिवर्स ट्रेजेक्टरी को कैलकुलेट करता है, और वो एग्जैक्टली ये बता सकता है कि ये गोला कहां से आया। तो अगर हमारी शेलिंग यहां गई है तो लौटते में दुश्मन की शेलिंग हमारी गन्स के ऊपर आ सकती है और हमारी गन लोकेशन को तबाह कर सकती है। बट बोफोर्स गन, क्योंकि उसकी लोकेशन, उसकी बैरल 70 डिग्री ऊपर जा रही थी, वी वर राइट फायरिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द पहाड़ी। तो गोला तो पहाड़ी के नीचे गिर नहीं सकता ना, उसको तो वो तो क्लियरेंस है, वो तो दूर जाएगा जी। वो इस गन को मार ही नहीं पा रहा था। वाओ। दूसरी चीज, ये मूव कर रही थी, इट इज मोबाइल। करेक्ट। तो यहां फायर करके उसकी अपनी गन लोकेशन मूव कर दे रहे। तो व्हाट जॉय इट इज टू सी दिस हीरो ऑफ कारगिल परफॉर्म, नॉट 1 2 बट एट एवरी लोकेशन। एंड सो अब इसके पास गोला बारूद कहां से आएगा? अगर इसकी बैरल फट रही है क्योंकि हीट अप हो रही है ना, अब आप सोचो वो जो जवान खड़े हैं, गोला अंदर डल रहा है, और वो जो स्पेंट कार्ट्रिज है वो गन वापस छोड़ रही है उसको, लेकिन उसको खींच के बाहर निकालना है। हाथ जल रहे हैं, कई जगह मांस उस शेल के ऊपर चिपक रहा है, लेकिन ये जवान ऐसे हैं हिम्मती, इसलिए कहते हैं इंडियन आर्मी के सोल्जर का कोई सानी नहीं है, मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया की कोई फौज आ जाए, हमारा मुकाबला नहीं है। कमाल है। मैं जब जंग शुरू हो जाती है, अब जंग शुरू हो गई, वहां से लॉजिस्टिक्स, क्योंकि अब एक तो है पीस टाइम चल रहा है, चीजें थोड़ी स्मूथ होती होंगी, लेकिन अब जंग शुरू हो गई है, तब लॉजिस्टिक्स किस तरह परफॉर्म करता है, क्या हो जाता है, किस तरह से अपने आप को अपग्रेड करता है, क्या होता है मैम उस समय पे? देखो, मैं अगर आपको ऐसे बताऊं कि जितने हमारे बॉर्डर्स हैं, एक तो जहां जहां बॉर्डर्स हैं वहां वहां हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं, क्योंकि यही तो इंडियन आर्मी का काम है ना जी, अपने बॉर्डर्स को सेफ रखना। और ये भी हमारा ही काम है कि हम किसी दूसरे देश पे अटैक नहीं करेंगे। जी जी, हमारे बॉर्डर की रक्षा करना हमारा काम है, ये इंडियन आर्मी का काम है। दूसरी चीज ये कि हम किसी देश के ऊपर अटैक भी नहीं करते, इसलिए टाइम हमेशा दुश्मन के हाथ में है हमारा। हम तो रिस्पॉन्ड करेंगे 0 आवर पे। हम कभी दुश्मन के एरिया के अंदर जाकर अटैक नहीं करते, लेकिन हम दुश्मन को अपने एरिया के अंदर आने भी नहीं देते। हम डिफेंड करते हैं, हम डिफेंड करते हैं। तो जब हम अपने एरिया को डिफेंड करते हैं, इसका मतलब हमें 0 आवर पे रेडी होना है, हमें बॉर्डर लॉन्च रेडी रहना है। तो जब वॉर छिड़ती है, ऑफ कोर्स तब वो टाइम है हमारी प्रैक्टिस को, जो हमने एक्सरसाइज करी है, जो हमने ट्रेनिंग करी है, उसको ऑपरेशनलाइज करने का। और इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है राजन, कि जब हमारी ट्रेनिंग होती है, जब हम मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमीज में होते हैं, तो हमेशा जंग के लिए तैयार किए जाते हैं। हमारी तैयारी कभी पीस टाइम के लिए नहीं होती है जी। हमारी तैयारी
तभी सिर्फ जंग के लिए होती है। सिर्फ जंग के लिए होती है। हाँ। तो मुझे लगता है फौजी हमेशा बैटल रेडी है। यू नो, वेरी रेगुलरली वी रन BPET, दैट इज बैटल के लिए रेडी रहना है। हमने हमारी रनिंग होती है कि हम इतना सामान लेकर, हथियार लेकर, रेडियो सेट्स लेकर, क्या हम एक्स डिस्टेंस दौड़ सकते हैं? क्या हम उतने फिजिकली फिट हैं? तो हमारी फिजिकल फिटनेस भी बराबर तैयारी की जाती है उसकी। फौज में जब ट्रेनिंग होती है तो सिखाया जाता है एक गोली एक दुश्मन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक गोली अगर खर्च हुई तो एक दुश्मन जाना चाहिए, एक जाना चाहिए। दैट इज द लेवल ऑफ योर ट्रेनिंग। यू हैव टू बी FTR, यू हैव टू बी फर्स्ट टाइम रेडी। आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा, आपको एक ही मौका मिलेगा, फर्स्ट टाइम रेडी। And I'm a military inspired leadership coach. I take this training to corporates and I teach them how you have to be first time ready. क्योंकि that is a very different war zone. जैसे हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा। एक गोली एक दुश्मन। तो जिस समय हम जंग के लिए आईबॉल कांटेक्ट में आने की तैयारी में हैं, या जिसको हम कहें when the balloon has gone up, तो हमारी जो ट्रेनिंग है that comes into play. We know exactly our mandate, we know exactly our dependency, हमारा क्या काम है, हमने फौज को कैसे कैसे सपोर्ट करना है। अब एक छोटी सी चीज है, अगर लड़ाई हो रही है कारगिल की पहाड़ी पे और एक बेस डिपो है पीछे, नो नेम्स, बेस डिपो है थोड़ा पीछे, तो ये कितना हिलेरियस है कि हर चीज के लिए फौज उस जवान को उतना पीछे आना पड़ेगा सामान लेने के लिए। लॉजिस्टिक्स का क्या रोल होना चाहिए कि सामान जवान तक पहुंचे। सामान, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि आईबॉल कांटेक्ट में अगर आप हैं तो वो कांटेक्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसी में फौज का मोराल है। अगर जवान को ये लगेगा कि अरे सामान पता नहीं कब आएगा, मेरी गोली खत्म हो रही है, पता नहीं एम्यूनिशन कब तक आएगा, तो उसका मोराल कितना डाउन हो जाएगा। तो जवान का मोराल भी तभी हाई रहेगा जब तक लॉजिस्टिक्स अपना बढ़िया काम करेगी। तो हम लोग जगह जगह आगे बढ़कर कई लॉजिस्टिक पॉइंट्स एस्टैब्लिश करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स एस्टैब्लिश करते हैं, जिसमें ASC, ऑर्डिनेंस, सबका सामान मिला जुला रहता है कि एक जगह आदमी आए और वहां से उसको सारा सामान मिले और वो तुरंत वापस जाए, जिससे कि उसका ना तो टाइम वेस्ट हो और वो ऑपरेशनली रेडी हो सके। तो इसकी एक बड़ी प्रक्रिया होती है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं। अभी वही पूछना चाहता था मैम कि सामान पहुंचाना ड्यूरिंग वॉर टाइम अपने आप में क्राफ्ट होगा। हाँ। अपने आप में एक अलग अलग पूरा गेम होगा, क्योंकि मैम अब तो दुश्मन को पता है कि यार सामने अगर मैं सामान की सप्लाई चेन तोड़ दूं तो काफी हद तक उनको पकड़ सकता हूं। तो वो उससे बचना, वॉर चल रही है, एम्यूनिशन चारों तरफ से फायरिंग चल रही है, उस टाइम में वहां पहुंचाना अपने आप में क्राफ्ट होता होगा। अब आप सोचिए, हमारी गाड़ियां चल रही हैं एम्यूनिशन से भरी हुई। इमेजिन करिए, एम्यूनिशन से भरी हुई गाड़ियां आ रही हैं, दुश्मन का एक गोला गिरता है और हम कहते हैं ओहो, जितना राइफल का एम्यूनिशन था सब खत्म हो गया, अब हमारे इन्फेंट्री के जवान कैसे लड़ेंगे। तो क्या ये लॉजिस्टिक्स की सही प्लानिंग हुई? बिल्कुल नहीं हुई। तो ये हमारी ट्रेनिंग में शामिल कर दिया जाता है कि हमने हर तरीके का मिला जुला एम्यूनिशन हर गाड़ी में रखना है। अगर मान लीजिए 20 गाड़ियां चल रही हैं तो एक गाड़ी में एक ही तरीके का एम्यूनिशन नहीं रखा जाएगा, मिला जुला रखा जाएगा। कि अगर एक गाड़ी नहीं भी पहुंच पाए, गई भी तो भी दूसरी गाड़ी है, तीसरी गाड़ी है, थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन वी विल हैव समथिंग फॉर एवरीवन। अच्छा, हर तरीके के आर्टिलरी एम्यूनिशन के लिए, जैसे बड़ी बड़ी, मैंने आपको बताया बड़ी बड़ी गन्स होती हैं, हाउविट्जर्स हैं, रॉकेट्स हैं, पिनाकास हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। तो हर 120 mm हो गई, 105 mm हो गई, हर बड़े एम्यूनिशन का फ्यूज अलग होता है। तो एक है एम्यूनिशन और एक है उसका फ्यूज, दोनों जब मिलते हैं तभी फायर किया जाता है। करेक्ट। तो अगर हमने एम्यूनिशन दे दिया एक
गन का और एम्युनिशन दे दिया दूसरे गन का, तो ये तो वही हो गया ना कि गुरखा रेजिमेंट को राजपुताना का सामान दे दिया. You have wasted that ammunition, you have wasted the time. Not possible. मेटिकुलसली एकदम हर एक चीज सही जगह पहुंचेगी तो ही वॉर में कुछ हो पाएगा. That is the importance of logistics. क्योंकि हमने फोरसाइट के साथ प्लान करना है और हमने ये भी देखना है कि जंग किस तरफ आगे बढ़ रही है. हमें किसके लिए प्रिपेयर होना है. हमने किसके लिए प्रिपेयर होना है, क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है सामान तो 0 आवर पे मौजूद होना चाहिए ना. Correct. आप ये नहीं बोल सकते कि एक बैटरी कमांडर बोलेगा या एक इन्फेंट्री यूनिट का कमांडर बोलेगा कि मुझे अब यहां इतने मोटर्स चाहिए या हमें फलानी चीज इतनी चाहिए, और हम बोलेंगे ओहो ये तो हमने सोचा नहीं. नो, दैट इज प्रोविजनिंग, दैट इज एंटिसिपेटिंग, दैट इज अगर इसको हम ऐसे बोलें, आइडेंटिफाइंग, प्रायोरिटाइजिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, ऑपरेशनलाइजिंग. मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे तो बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ. अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सारे ड्रोन अटैक्स हम पे हुए. हमने सबको डिफेंड कर लिया. हम पहले से वहां पे मौजूद थे. हमारा जो डिफेंस सिस्टम था सब पहले से वहां मौजूद था. ये बहुत बड़ा क्रेडिट लॉजिस्टिक्स को जाता है कि लॉजिस्टिक्स से पहले ही वो सब आइडेंटिफाई करके अपने आप को वहां पे मौजूद रखा था. इसको अगर राजन अगर आप थोड़ा सा पीछे कनेक्ट करो, हमने भी बात करी थी कि दुनिया में कहीं भी कोई लड़ाई होती है तो पूरा वर्ल्ड अपग्रेड होता है. है कि नहीं जी. अभी आपने देखा कि जब पैलेस्टाइन और इजराइल की जब वॉर चल रही थी तो आपने देखा किस तरीके से इजराइल का गोल्डन डोम था जिसने पूरा प्रोटेक्ट किया. जी. एयर डिफेंस सिस्टम था. तब हमने देखा कि किस तरीके से एयर डिफेंस देश को मजबूत करता है. तब क्या हिंदुस्तानियों ने सोचा था कि हमारे पास ऐसा एयर डिफेंस है, या आपको क्या लगता है कि उसके बाद हमने अपने एयर डिफेंस पे काम किया? बिल्कुल नहीं. वी ऑलरेडी हैड दैट एयर डिफेंस. लेकिन तब हमने उसका स्कोप दुनिया ने देखा. क्या हमने कभी सोचा था कि 1000 से ज्यादा ड्रोन्स पाकिस्तान हमारे ऊपर डालेगा और उसमें से एक भी सही जगह लैंड नहीं करेगा? सिविलियंस ने तो सोचा होगा, पर फौज ने जरूर सोचा था. फौज तो तैयार थी ना जी. और अगर हम ये सोचते हैं और अगर आप इसको पीछे से कनेक्ट करें कि जब हमने सोचा कि लड़कियों को हमने डाला है फौज में और ये शुरुआती बैच के चैलेंजेस के बाद ये अपने आप को कैसे कैसे प्रूव करती हैं, तो आई एम सो प्राउड टू से कि वो जो एयर डिफेंसेस थे, विमेन वर एक्टिवली देयर. जो हमारी वॉरशिप्स तैनात हैं इंडियन ओशन में और अरेबियन सी में, वहां लड़कियां ऑपरेशनलाइज्ड हैं. दे आर देयर ऑन द वॉरशिप्स. जो रफेल्स उड़ रहे थे, विमेन आर फ्लाइंग रफेल्स. तो अगर हम ये बोले, आपने ऑपरेशनल सिंदूर बोला इसलिए मुझे ऑपरेशन सिंदूर को ऐसे कनेक्ट करना कि अगर मॉडर्न एज कॉम्बैट अगर ऑपरेशन सिंदूर है तो किसी के दिमाग में ये शक नहीं होना चाहिए कि लड़कियां कॉम्बैट में नहीं आ सकती, क्योंकि लड़कियों ने प्रूव कर दिया है दैट दे आर कॉम्बैट वर्दी. और लड़कियां कॉम्बैट में आ चुकी है. वेक अप एंड स्मेल द कॉफी. और हल्के में मत लेना बॉस. गर्ल्स आर हियर टू स्टे. वाओ, कमाल. सो ऑपरेशन सिंदूर के साथ बहुत सारी नई चीजें देश ने देखी कि कैसे हमारे मिसाइल्स, जो हम इतना एडवांस्ड वेपनरी हमारे पास है, इतनी एडवांस्ड रॉकेटरी हमारे पास है, स्टेट ऑफ आर्ट, और दुनिया भौचक्का रह गई ये देखकर कि किस तरीके से हमारी आत्मनिर्भर भारत की पहचान, कैसे हमारी अग्निज उड़ रही हैं, कैसी हमारी मिसाइल्स फ्लाई कर रही हैं, लेजर गाइडेड प्रिसिशन बॉम्ब्स. हमने एक बार बालाकोट के ऊपर ये डाले थे जहां हमारे मिराज 2000 को अंदर जाना पड़ा था और खैबर पख्तूनख्वा में उसके ऊपर हमने ड्रॉप किए. ये वही जहाज था जो हमने ऑपरेशन विजय में यूज किया था. टाइगर हिल के ऊपर मिराज 2000 लेजर गाइडेड प्रिसिशन बॉम्ब्स के साथ टाइगर हिल पे दुश्मन की पोस्ट पे गिर रहे थे, बालाकोट पे गिर रहे थे,
लेकिन यहाँ पे तो आप देखो, हमें बॉर्डर क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जाना ही नहीं पड़ा। जाना ही नहीं पड़ा। हाँ। तो द वे ऑपरेशन सिंदूर हैज लेड डाउन द न्यू नॉर्मल, दैट वी आर फॉर एवर रेडी, एनी टाइम रेडी, एंड नॉट जस्ट रेडी, वी आर फर्स्ट टाइम राइट। एंड सल्यूट टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तीनों सेनाएं तैयार थी, नेवी तैयार थी, ऑल डिप्लॉयड, रेडी। पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि कहां से अटैक आएगा। आर्मी वॉज रेडी, एयरफोर्स वॉज रेडी। लोगों ने बहुत सोचा, इतने दिन लगा रहे हैं, कब अटैक आएगा, बहुत प्रेशर्स आ रहे हैं, बट वी नेवर रिएक्ट। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस नेवर रिएक्ट्स नी जर्क। हम कभी ऐसे हड़बड़ाहट में काम नहीं करते, करते हैं तब सॉलिड काम करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। करेक्ट। सो नेवर रिएक्ट, ऑलवेज रिस्पॉन्ड। रिएक्शन हमेशा नी जर्क होता है, रिस्पॉन्स हमेशा सोचा समझा होता है। एंड रिवेंज इज अ डिश दैट इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। तो दुश्मन ने देखा कि हमने एक के बाद एक जो उनके 9 टेरर कैंप्स ध्वस्त कर दिए, उसको समझ में भी नहीं आया कि ये कैसे हो गया। तो हम प्रिपेयर्ड थे। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ व्हेन टू रिस्पॉन्ड। और अगर किसी को ये लगे कि हमने उसके बाद ये देखना शुरू किया कि हमने अटैक कहां करना है, तो अगेन they are mistaken because we already have all the targets on our sight. हमारे पास ऑलरेडी वो मिसाइल्स हैं जो पाकिस्तान या दुश्मन देश में प्रेसिशन अटैक करेंगे। हमने दुश्मन के एयरफील्ड्स को तबाह किया बिना बॉर्डर क्रॉस किए। वी एग्जैक्टली न्यू कि हमें कहां करना है। तो हमारे होमवर्क हो रखे हैं, सिर्फ हमको छेड़ना मत। तो सोए सिंहों को छेड़ा है, देखो तो नादानी। कमाल है। मैम एक चीज के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, ये तो हमने वॉर टाइम को समझा, आर्मी किस तरह फंक्शन करती है इसको समझा। कई बारी देश के अंदर बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, बहुत कुछ ऐसा होता है। मैम उस समय भी जिस तरह से आर्मी रिस्पॉन्ड करती है, जिस तरह से फोर्सेस रिस्पॉन्ड करती है, वो कमाल होता है। मैम उसमें आप लोगों का क्या रोल होता है और उसमें किस तरह से आप लोग समाज की सहायता करते हैं? जहां भी वॉर लाइक एफर्ट लगता है वहां फौज आ जाती है। ठीक है ना? तो अगर हम देश की नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो हम कहेंगे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज द लास्ट बेस्टियन। यानी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज द माने लास्ट मैन स्टैंडिंग तक हम देश की रक्षा करेंगे। जब कोई नहीं है तो, जब कोई नहीं है माने हम हैं। वी आर द लास्ट बेस्टियन, वी आर द फर्स्ट बेस्टियन जहां नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी। लेकिन जब देश के अंदर कोई नेचुरल कैलामिटी हुई, कोई इस तरीके का एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जहां सिविल अथॉरिटी या सिविल सिस्टम कोलैप्स हो गया जी। आपने देखा होगा कई जगह फौज कर्फ्यू के दौरान बुलाई जाती है जी, जी। जब आर्मी का फ्लैग मार्च होता है जी, जब स्थिति ऐसी होती है जब लगे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल से बात बाहर चली गई एंड वी नीड समथिंग मोर देन दैट, तब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को बुलाया जाता है। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस उस समय वॉर लाइक एफर्ट में 0 आवर से परफॉर्म करती हैं। वो क्यों? क्योंकि वी आर बैटल रेडी। और हम हर इस तरीके की जो सिचुएशन है, चाहे वो फ्लड लाइक सिचुएशन है, चाहे वो अर्थक्वेक है, चाहे कोई बच्चा बोरवेल में गिर गया है, जहां वॉर लाइक सिचुएशन है, वी आर द इफेक्टिव रिस्पॉन्डर्स। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो एक तो माइंडसेट है, सबसे बड़ी चीज माइंडसेट है जी। हम कभी ये नहीं बोलते ये कैसे होएगा काम, कैसे करेंगे। नो,
we always say the answer is yes. Now tell me your problem. Beautiful. तो वो माइंडसेट के साथ जब आर्म्ड फोर्सेस निकलती हैं, एक बड़ी इफेक्टिव फोटो थी, नैनीताल में क्लाउड बर्स्ट हुआ था कुछ साल पीछे जी और 0 आवर के ऊपर आर्मी को बुलाया था जी तो पहाड़ी के ऊपर ऐसे क्लाउड बर्स्ट है, पूरा पानी बह रहा है और इन जवानों के पास उस समय इन्होंने एक ह्यूमन चेन बना ली और जब ह्यूमन चेन बना ली तो एक से दूसरे का हाथ पकड़ के ये उस तेजी से जो पानी बह रहा था उसके अगेंस्ट खड़े हो पाए और इन्होंने कितने लोगों की जान बचाई। तो छोटे छोटे तरीके, पहली चीज माइंडसेट, दूसरा चीज प्रेजेंस ऑफ माइंड। आर्मी कभी भी लग्जूरियस रिसोर्सेस के साथ काम नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। हमेशा हमारे पास रिसोर्सेस है क्रंच में। बहुत ओवरली रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी नहीं है। जितने रिसोर्सेस हैं उसको सबसे इफेक्टिवली हमने कैसे यूज करना है वो हमें सिखाया जाता है। जब हमारी आर्मी में ट्रेनिंग होती है या उससे भी पहले जब हमारी आर्मी के लिए सिलेक्शन होती है तभी हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए टेस्ट किया जाता है। एंड वी आर ऑलवेज टॉट, ट्रेन्ड, challenged. It is ingrained in our mindset that you have to be part of solution. So, never be a problem creator. Correct. Always be a problem solver. तो आप उस mindset के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मेरे पास ये resources हैं, मेरे पास training है, बताओ क्या करना है। ब्रिज बनाना है, मेरे पास equipment है। 2 साल पहले वायनाड में फ्लैश फ्लड्स आए थे जी। और उसमें रिकॉर्ड टाइम पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के इंजीनियर्स ने ब्रिज क्रिएट किया था जिसको लीड कर रही थी एक लेडी ऑफिसर। तो कैसे हमने वो ब्रिज बनाए। नाउ इट कैन नॉट बी अ स्टेट ऑफ आर्ट ब्रिज, ना वो ब्रिज बहुत लंबे टाइम के लिए यूज होएगा, लेकिन वो उस समय उस प्रॉब्लम से हल के सामने खड़े होने के लिए और उस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए सॉल्यूशन है, उस समय का सॉल्यूशन है। कॉमनवेल्थ गेम हुए, आपने देखा एक रात पहले उधर जो एक फ्लाईओवर था, एक ब्रिज था, वो गिर गया था। हाँ। इंडियन आर्मी ने रातों रात वो खड़ा किया। मुंबई के एक रेलवे स्टेशन के ऊपर एक ब्रिज गिर गया था जी। इंडियन आर्मी ने वो ब्रिज खड़ा किया। कई बार आप ये सोचेंगे कि ये वाले जो काम थे ये तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के थे ना, देन व्हाई आर्मी इज कॉल्ड? क्योंकि ये उस टाइम में नहीं हो सकते थे, चाहे कोई भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करती। तो वी आर द लास्ट बेस्टियन। करेक्ट। हम उस समय अपने सिटीजन्स की जान बचाएंगे, चाहे हम बॉर्डर पे खड़े हैं, चाहे हम अंदर हैं जी। लेकिन जरूरत इस चीज की भी है कि हर आदमी अपना काम ठीक से करे। जो काम सिविल अथॉरिटी का है वो काम सिविल अथॉरिटी अच्छे से करे, अपने ब्रिजेस ठीक बनाए, अपने पुल ठीक से बनाए, जिससे कि ऐसी इमरजेंसीज ना क्रिएट हो जी। लेकिन कुछ चीजें एक्ट ऑफ गॉड होती हैं। करेक्ट। इफ आई कैन गिव यू द एग्जांपल ऑफ कोविड जी। तो कोविड में जब फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को जब सबसे पहले इंजेक्शंस लग रहे थे, वैक्सीनेशन हो रही थी जिसमें डॉक्टर्स थी, नर्सेस थी, तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वाज आल्सो वैक्सीनेटेड एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। और इंडियन आर्मी के प्लेन्स, शिप्स दूसरे देशों में जाके बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड अपने जो सिटीजन्स थे और जो मेडिकल सप्लाईज थी वो लेकर आ रहे थे। हमारे यहां से एड दूसरे देशों में भेज रहे थे। तो हम सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व को देते हैं। ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का मैंडेट है, ये हमारा काम है। तो आप देखिए क्या शानदार तरीके से हम काम करते हैं कि चाहे वो कारगिल की ऊंची चोटियों या सियाचिन से एक जवान को इवैक्यूएट करना हो, या मिडल ईस्ट से जब कुछ साल पीछे जिबूटी से हमारे कमांडर मोकाशी शिप्स लेकर गए, हमारे इंडियन नेवल शिप्स जाती हैं और कितने 100 इंडियन सिटीजन्स और दूसरे देशों के लोगों को वहां से बचा के निकाल के लेके आते हैं, ऑल द टाइम फाइटिंग अगेंस्ट द हुतीज एंड द सोमालियन पायरेट्स। तो सब काम
चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, ये ह्यूमैनिटेरियन काम करने का मैंडेट भी हमारे पास है. वी आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स. तो जब भी इस तरीके की कोई डेट मूव करता है तो उसके साथ भी लॉजिस्टिक्स जाती है, क्योंकि ये उसके फौज के रख रखाव के लिए जरूरी है. सबसे पहला मेरा ये है कि आप आने में फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली है, जो लॉजिस्टिक्स की इस दुनिया में उतरने वाली है, जिसको समझ में अब आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट काम है, आप उनके अंदर क्या क्वालिटीज चाहते हैं कि हो. और दूसरा, अगर आपका एक 7 दिन का क्रैश कोर्स हो कि किसी को लॉजिस्टिकली अपने आप को केपेबल कैसे बनाना है, इस माइंडसेट में कैसे घुसना है, तो आप क्या करेंगे? हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो ब्रॉडली, क्योंकि लॉजिस्टिक्स तो हर जगह लगता है, हर काम में. आज इस पॉडकास्ट का बिल्कुल है. मैंडेट ही यही है कि जी. हम लॉजिस्टिक्स को एक बिहाइंड द शैडोज या बिहाइंड द सीन्स ना समझें. जी. हम उसे ये समझें कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो फैक्ट्रीज हैं, चाहे बिजनेस हाउसेस हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कुछ भी होने छोटे से दीजिए. छोटा काम है, इस पॉडकास्ट में भी लॉजिस्टिक्स की का रोल है. बिल्कुल जी. बिल्कुल. यहाँ जो हम बैठे हैं, हम तो फ्रंट लाइन सोल्जर की तरह बैठे हैं, करेक्ट. जी. लेकिन हमारे पीछे ये कितनी पूरी एक बिल्कुल. इकोसिस्टम ने वर्क किया है. जी. बिना इसके ये पॉडकास्ट पॉसिबल नहीं है. बिल्कुल नहीं. तो सबसे पहली चीज मैं ये बोलूंगी कि माइंडसेट अगेन, एंड माइंडसेट ऑफ अ वॉरियर. यानी आपके पास जनरल मलिक, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जो कारगिल की लड़ाई के दौरान चीफ थे, उनका वो सेंटेंस हमेशा माइंड में रखना है हर लॉजिस्टिशियन को, वी विल फाइट विद व्हाटएवर वी हैव. दैट इज अ ग्लोरियस सेंटेंस. और वो आपकी क्षमता बताता है, आत्मनिर्भरता बताता है, डिसिप्लिन बताता है, राइजिंग टू चैलेंजेस बताता है कि हम हार नहीं मानेंगे. तो किसी भी लॉजिस्टिशियन, बडिंग लॉजिस्टिशियन हो, उसके माइंड में कहीं भी किसी भी तरीके का सिचुएशन आप देखें आपके लाइफ में, आसपास छोटी से छोटी चीज हो सकती है, आपके माइंड में ये थॉट हमेशा रहना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम मेरे सामने आए तो हाउ एम आई गोइंग टू नेविगेट इट. जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम आप ही के साथ हो या कोई चैलेंज आप ही के ऊपर आए. आप आपके फ्रेंड सर्कल में देखते हैं, फैमिली में देखते हैं, कम्युनिटी में देखते हैं, कहीं कोई रिसोर्स की कमी है और आपको कोई परफॉर्म करना है. यू शुड ऑलवेज थिंक कि अगर ये मैं इस सिचुएशन के सामने होता तो मेरा क्या रिस्पॉन्स होता. और ये एक्सरसाइज करने का अर्थ ये है कि आपका माइंड आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा. कहते हैं ना, इट इज लाइक अ मसल. योर माइंड इज लाइक अ मसल. आप जिम में जब जाते हैं अपनी मसल्स बनाते हैं जी. है ना, तो जितनी प्रॉब्लम्स आप आपके माइंड को देंगे, आपका माइंड वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल ग्रो कर रहा है. आप ऐसा कभी नहीं बोलेंगे एक दिन मेरे सामने एक प्रॉब्लम ऐसी आएगी कि मैं मतलब दुनिया को दिखा दूंगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करके. यानी अगर आप खुद को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से लड़ने के लिए, सॉल्यूशन सोचने के लिए खुद को तैयार करेंगे तो आपके माइंड को भी आदत लग जाएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस आपको देने के लिए. करेक्ट. नहीं तो आपका माइंड रिएक्शन देने लगेगा, नी जर्क. करेक्ट. तो हम वापस इसको कनेक्ट करेंगे पिछले आंसर से. डोंट रिएक्ट, ऑलवेज रिस्पॉन्ड. और ये तभी होगा जब आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशंस तलाशने की कोशिश करेंगे. और तब आप इंस्टाग्राम पे मीनिंगलेस रील्स नहीं देखेंगे, तब आपकी सर्च उस तरफ जाएगी जो आपको आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग की दिशा में आगे ले जाएगी. जी. आज की दुनिया में हम ये नहीं सोच सकते कि आप सोशल मीडिया से खुद को कट ऑफ कर दें. आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप सर्च क्या करें. यू कैन जस्ट डाइवर्ट योर माइंड टू अ बेटर कंटेंट. सो ए, प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब आपने जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली और एक साथ आपके पास 3-4 प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आपका माइंड आपको दिखा रहा है ना, ये काम करने में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. नाउ वंस यू हैव आइडेंटिफाइड ऑल द प्रॉब्लम्स, अब आपको वो प्रायोरिटाइज करनी है. सबसे बड़ी क्या है, इमीडिएट क्या है, कौन सी चीज रुक सकती है, कौन सी चीज लॉन्ग टर्म है
और कौन सी चीज फालतू है ओवर थिंकिंग की वजह से। जी। ये प्रायोरिटाइज करना हर लॉजिस्टिशियन को आना चाहिए। सो आइडेंटिफाई, प्रायोरिटाइज। करेक्ट। अब प्रायोरिटाइज के हिसाब से नाउ यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज कि मेरे पास रिसोर्स क्या है, अब मैं उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम के लिए कैसे यूज करूं। कौन सा काम मैं खुद कर सकता हूं, कौन सा काम मैं डेलीगेट कर सकता हूं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और कौन सा चीज ऐसी है जो फालतू में मुझे एक रेड हेरिंग दिख रहा है। ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ये सिर्फ मेरे माइंड में था, या ये सिर्फ सोसाइटल प्रेशर था, ये चीज मैटर ही नहीं करती, या ये प्रॉब्लम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए थी। एक्चुअल प्रॉब्लम तो कुछ और थी। तो एक बार आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे डाइसेक्ट करिए। कहते हैं ना, सॉल्यूशन लाइज इन डिटेल्स। तो लॉजिस्टिशियंस को ये 3 चीजें, सबसे पहले प्रॉब्लम के संबंध में, दूसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम हमेशा कम होगा। आपको कभी भी टाइम लग्जरी में नहीं मिलेगा। टाइम इज अ रिसोर्स विच विल ऑलवेज बी प्राइम, विच विल ऑलवेज बी इन शॉर्ट सप्लाई। आप दुनिया में सब कुछ ला सकते हैं, टाइम नहीं ला सकते। अगर आप किसी को अपना टाइम दे रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस इंसान को दे रहे हैं। तो सोच समझ के अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करिए, और उस टाइम को कैसे यूज करना है, टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। सो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें। हर चीज को कल, परसों, तरसों पे मत टालिए, क्योंकि अगर आपने सही टाइम पर बस नहीं पकड़ी तो अगली कब आएगी कोई नहीं कह अगली सकता। वो तो मिस हो गई ना, एंड यू हैव लॉस्ट ऑन द टाइम। तो आप ये सोचिए, someone somewhere is working harder than you, and that person is going to win the race. Never procrastinate. जो आपके पास आज टास्क है, उसे अभी करिए। इसी तरीके से प्रायोरिटाइज, पहले आइडेंटिफाई करिए, प्रायोरिटाइज करिए, स्ट्रेटेजाइज करिए, लुक एट योर रिसोर्सेस, एंड देयर आफ्टर डिप्लॉय योरसेल्फ, ऑपरेशनलाइज योरसेल्फ with the aim to be FTR, first time right. Correct. Mind, again, this is a saying that mind is like a parachute. It works best when it is open. Correct. माने वो पैराशूट जो डिप्लॉय नहीं हो, जो खुले नहीं, तो क्या होगा? क्या ही है? आप ऊपर से गिरेंगे और मर जाएंगे। जी। तो आपका दिमाग भी एक पैराशूट की तरह है। जब तक आपका दिमाग खुला है, सॉल्यूशंस दे रहा है, ग्रोथ माइंडसेट में है, तभी तक आपकी प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, और तभी तक आप एक एज अ लॉजिस्टिशियन यू विल बी एबल टू परफॉर्म एट द nth hour. और ये चीजें एक रात में नहीं होती। तो जितने भी बडिंग लॉजिस्टिशियंस हैं, जो आगे इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, या ऑलरेडी जो लॉजिस्टिक्स में हैं, आई थिंक दिस इज अ मास्टर क्लास। इस तरीके से आप सोचें तो ये एक फौजी तो इस तरीके से सोचता है, और एज अ फौजी दिस इज माई लेसन। आई थिंक मैम पूरा पॉडकास्ट ही अपने आप में एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल मैम, आखिरी सवाल मैं आपसे जो पूछना चाहूँगा वो ये है कि कोई ऐसा दिन आप, और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह की लाइफ आपने जी, हज़ारों ऐसे दिन होंगे, लेकिन कोई पर्टिकुलर ऐसा दिन आपके जहन में आता है जो आपको आज भी गूज़बम्स देता है, जिस तरह का काम आपने उस दिन किया जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल साउंड कर रहा था कि ये हो ही नहीं पाएगा, लेकिन क्योंकि एक फौजी का माइंडसेट इम्पॉसिबल का होता ही नहीं है, जो आपने कर दिखाया, और आज भी जब आप उसको याद करते हैं, जब भी उसको किस्सा सुनाते हैं, तो आपको गूज़बम्स आ जाते हैं। ऐसा कोई दिन आपको याद आता है मैम? सो दिस इज 2007 से 2009 के बीच में हम श्रीनगर में पोस्टेड थे जी। मेरे हस्बैंड की वहाँ तैनाती थी, और मैं उस समय फौज से बाहर थी। आई वॉज लुकिंग आफ्टर द हेल्थ पॉलीक्लिनिक फॉर द वेटरन्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक प्रोजेक्ट था जिसको हम ECHS कहते हैं, एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। उनके पॉलीक्लिनिक्स देश के हर कोने में है। उनका मैंडेट है वेटरन्स को क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। उस समय की जो मैं आपको बात बता रही हूँ, 2007 से 9 के बीच में श्रीनगर का जो ये पॉलीक्लिनिक था, ये उस पूरे रीजन का जो ऑपरेशनलाइज्ड पॉलीक्लिनिक था। और
वो टाइम श्रीनगर के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम था। पत्थरबाजी, कर्फ्यू, पिच्ड बैटल्स हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ चल रही हैं, पत्थरबाजों की। सीमा पार से जो भी सपोर्टेड मिसक्रिएंट्स हैं, मिलिटेंसी है, वो बड़े डिफिकल्ट टाइम थे। तो जब मैं वो पॉलीक्लिनिक को की ऑफिसर इंचार्ज थी, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम अपने जितने एक्स सर्विसमैन हैं उनको क्वालिटी हेल्थ केयर दें। तो उस दौरान एक ऐसा किस्सा हुआ कि मैं उसे कभी भूल नहीं पाती हूँ, और मुझे हमेशा, आपने पूछा गूज बम्स कौन सा देता है, उस कर्फ्यू के बीच पता नहीं कैसे उस दिन मेरे पास एक कश्मीरी कपल आया, एक्स सर्विसमैन, फादर मदर, और उनका एक बेटा था। बेटा कैंसर पेशेंट था और बड़ी एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर था, और बहुत पेन में और बहुत तकलीफ में किसी तरीके से वो हमारे पॉलीक्लिनिक पहुंचे। और उनको इतना विश्वास था कि ये मैडम जो पॉलीक्लिनिक में हैं, ये यहां तक पहुंच जाओ, इसके आगे वो कुछ ना कुछ हमारे लिए जरूर करेंगी जी। ये मुझे बहुत फख्र है इस चीज का कि मैंने वहां वो इज्जत कमाई, वो विश्वास कमाया कि सिर्फ यहां तक पहुंच जाओ, इसके आगे मैडम कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। तो ये कपल अपने बच्चे को लेके हमारे पास आया, और उसी एरिया में अंदर हमारा बेस हॉस्पिटल है, फौज का बेस हॉस्पिटल है। क्योंकि बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था, इमीडिएटली हम उसको मेडिकल कॉलेज नहीं ले जा सकते थे, तो मैंने मिलिट्री हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया और उस बच्चे को हमने आईसीयू में रखा। लेकिन जो हमारा बेस हॉस्पिटल है श्रीनगर का, वहां की ये खासियत है कि उधर कहते हैं वहां तक कोई जिंदा पहुंच जाए तो उसको हमारे डॉक्टर बचा लेंगे। कोई भी गन शॉट वुंड, कोई भी आरटी वुंड, कुछ भी आ जाए इस तरीके, मतलब मॉर्टल वुंड के साथ, तो हमारे इतने कमाल के डॉक्टर्स हैं कि वो उसे बचा लेंगे। तो हमारा जब कैंसर पेशेंट वहां जाता है तो ये लिमिटेशन थी, क्योंकि वो बेस हॉस्पिटल जो है वो गन शॉट वुंड के लिए तो मक्का मदीना वहां का लास्ट वर्ड है, लेकिन कैंसर के लिए नहीं है। वी आर नॉट इक्विप्ड फॉर लॉन्ग टर्म केयर। तो उन्होंने बोला कि हम आईसीयू की केयर इसको लिमिटेड टाइम के लिए दे सकते हैं, बट यू मस्ट टेक दिस चाइल्ड, इसको आपको मेडिकल कॉलेज ले जाना चाहिए। लेके जाएं तो कैसे जाएं, बाहर तो कर्फ्यू लगाए, पत्थरबाज, सड़क पे जलते टायर। इट वाज अ टाइम जब आप हेल्पलेस फील कर सकते थे, लेकिन हेल्पलेस फील होना मतलब आपके ऑप्शंस खत्म हो गए, लेकिन हमारे ऑप्शंस कभी खत्म नहीं होते। यही हमको फौज ने सिखाया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, और बच्चे को मैं मिलकर आई, आईसीयू में देखकर आई, डॉक्टर से बात करी, उन्होंने कहा आपको इसको कल लेके जाना चाहिए। और मैं सोच रही हूँ अपने घर की बालकनी में खड़े कि मैं अब कल सुबह क्या करूं, और तभी देखा सामने हमारे जो स्टेशन कमांडर थे, वो मुझे ऐसे सड़क पे, फौजी जो है वो सुबह शाम जॉगिंग रनिंग जरूर करते हैं, तो वो मुझे दिखाई दिए। मैंने फटाफट अपने जूते बांधे और मैं भी पीछे से जॉगिंग करते हुए मैं उनको मैंने उस रोड पे पकड़ लिया। एक्सक्यूज मी सर, गुड इवनिंग सर। उन्होंने कहा हाँ बोलो। उनको भी ये पता था कि इसने जो मुझे रोका है वो ऐसे ही गपशप मारने के लिए नहीं रोका, जरूर कोई बात है, तभी शी हैज अप्रोच्ड मी। ये एक आप सोचो कितना एक फेथ है एक दूसरे के ऊपर। मुझे फेथ था कि ये मुझे सुनेंगे, और उन्हें ये फेथ था कि ये कुछ ऐसी चीज लाई है जिसमें मैं इसकी सॉल्यूशन का हिस्सा बन सकता हूं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर ऐसा सा केस है, बच्चे को हमें शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लेकर जाना है, और हमें कहते बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूं। मैं कहा सर मुझे एक गाड़ी चाहिए। कहते गाड़ी तो तुम्हारे पास भी है, यू हैव एम्बुलेंस, लेकिन लगता है तुम मुझसे कुछ और मांग रही हो। मैं कहा यस सर, आई वॉन्ट अ व्हीकल दैट इज कॉल्ड कैस्पर। ये एक टैंक के जैसी गाड़ी होती है कि अगर वो किसी आईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के ऊपर भी चल जाए तो वो ब्लास्ट नहीं होती। मैं कहा सर मुझे एक कैस्पर चाहिए, एक कैस्पर नाम की गाड़ी चाहिए।
यहाँ से मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे हम इस बच्चे को शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करके आए। He said done. He said आप मेडिकल कॉलेज में बात करो। मैं कहा सर वहाँ पूरी फील्डिंग लग चुकी है, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ इज रेडी टू रिसीव दिस चाइल्ड, वो बच्चे को लेने के लिए खड़े हैं, हमें सिर्फ इस बच्चे को लेके वहां पहुंचना है। कहते ठीक है, मॉर्निंग फर्स्ट थिंग, फिर हमारा डेट और टाइम डिसाइड हो गया, और जिसको हम फौज में कहते हैं आरवी, रॉन्डेवू पॉइंट, कि कहाँ हमने मिलना है। और हम एम्बुलेंस में बच्चे को लेकर गए, बच्चे को कैस्पर गाड़ी में शिफ्ट किया, कैंट के अंदर ही। और मुझे वो कभी नहीं भूलता कि मैं उस गाड़ी के फ्लोर पे बैठी थी और मेरी गोद में वो बच्चे का सिर था। बच्चा रो रहा था, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैंने कहा बेटा बस हाथ पकड़ के रख। उस बच्चे का फादर जो एक्स सर्विसमैन था, वो सिर्फ अपने तस्बीह पढ़ रहे थे और माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो सिर्फ दुआ कर रही थी। और मैं आज भी जब आपसे बात कर रही हूँ तो आई एम हैविंग दीज गूज़बम्प्स। मुझे वो दिन याद आ रहे हैं कि चारों तरफ से धुआं था, जलते हुए टायर थे सड़क पे, पत्थरबाजी थी, हमारे सैंडबैग्स लगे हुए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान डिप्लॉयड थे, और उसके बीच में से ये कैस्पर गाड़ी निकलती गई। कितनी बार ऐसा लगा कि शायद ये मिसक्रिएंट्स इस गाड़ी को पलट देंगे, लेकिन ना हमारे हौसले रुके, ना हमारी हिम्मत रुकी। धीरे 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 करके हार्ट ऑफ द सिटी में गए हम, शेर कश्मीर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बिल्कुल श्रीनगर सिटी के हार्ट में है। वहां ले गए, बच्चे को डॉक्टर्स के हवाले किया, और बिल्कुल वही था, स्ट्रेचर लेकर पैरामेडिकल स्टाफ बाहर था, बच्चे को उसमें शिफ्ट किया, पेरेंट्स उतरे, बच्चे के सिर पे मैंने हाथ फेरा, मैंने कहा बेटा बस ठीक हो जाना। और उसके बाद मैं उस गाड़ी में वापस आ गई। 3 दिन बाद हमने वो बच्चा खो दिया, क्योंकि वो इतनी एडवांस स्टेजेस में था। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि मैंने अपना बेस्ट किया। और उस दिन मुझे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आई कि मैं सिर्फ नाम की फौजी नहीं हूं, मेरे अंदर एक फौजी का एटीट्यूड है। और चाहे मैंने यूनिफॉर्म पहनी, चाहे मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, मैं हमेशा एक फौजी रहूंगी, क्योंकि मैंने हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा। तो यही चीज सबके लिए है। फौजी बनने के लिए आपको फौजी यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है, आपको एटीट्यूड चाहिए जो बोले प्रॉब्लम क्या है, द आंसर इज यस, नाउ टेल मी योर प्रॉब्लम। ब्यूटीफुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक मैंने अब 40 की 45 कुछ एपिसोड पॉडकास्ट के कर लिए हैं, पर मैंने आज तक कोई भी पॉडकास्ट एज अ होस्ट, एज एन ऑडियंस तो खैर देखेगी, मैंने इस तरह से एंजॉय नहीं किया मैम। मैंने आर्मी के बारे में कुछ पॉडकास्ट किए, उनके बारे में जाना, लेकिन किस डेप्थ में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, किस तरह के काम करती है, कहाँ काम करती है, ये सब जो आपने मुझे पूरा एक्सपीरियंस दिखाया। और पहले तो मैं पॉडकास्ट तो कमाल का हुआ है, लेकिन जो आपका जीवन रहा है वो बहुत ही कमाल का रहा है मैम। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ आपका। जिस तरह आपने देश की सेवा की है, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। मेरे पास शब्दों की कमी है आपका शुक्रिया करने के लिए, पर जेके सुपर पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जितनी कहानियाँ आपके पास हैं, एक पॉडकास्ट तो शायद पूरा ना पड़े, तो फिर मैं आऊँगा, बार बार आऊँगा, कई कहानियाँ, कई आपके जीवन के किस्से जानने के लिए आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम जेके सुपर पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।